बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। यू वाचिंग सिचुएशन रूम, दिस इज हम न्यूज़। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है और मैं अकेला नहीं हूँ। आयशा इज आल्सो विद मी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आपको वेलकम कहेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर मैं हंसती हुई क्यों आगाज़ कर रही हूँ, वो ये कि यहाँ पर आने से पहले ना मैंने एक क्लिप देख लिया इंडियन मीडिया का, जो इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन चल रही है। वॉर हिस्टेरिया, वॉर मॉन्गर तो वो है ही, लेकिन जो वॉर हिस्टेरिया चल रहा है ना वहाँ पर, तस्करा करे इट्स सो फनी। और मुझे लगता है कि वो हमें दिखाना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जरा बता देते हैं बैकग्राउंड के कल से लेकर अब तक हुआ क्या क्या है। इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है भारत, और यही बौखलाहट जो है वो आप से बाहर भी कर रही है। अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, अंदरूनी खल्फिशार से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इसके लिए वो खित्ते में इश्तियाल अंगेजी और जारहियत का सहारा ले रहे हैं। वॉर हिस्टेरिया का शिकार हो चुके हैं, झूठ का सहारा लिया जा रहा है। और भारतीय मीडिया जो है वो मोदी सरकार के इस झूठ का प्रचार भी कर रहा है, और क्या खूबसूरत अंदाज में जी प्रचार कर रहा है। ऐसे लगता है हमारे पंजाब के इलाकों में भांड होते हैं। वो भांड जो है ना, मुख्तलिफ मौक़ों पे उनको बुलाया जाता है, और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि एक तो वो बेमतलब और बेमकसद बोलते हैं, लेकिन उनकी बेमतलब बातों पे लोग हंसते हैं। ये उनकी क्वालिटी होती है। और दूसरी बड़ी क्वालिटी कि वो लाउड बहुत होते हैं। तो इग्नोरिंग द ब्रॉडकास्टिंग नॉर्म्स, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, न्यूज़ का एक डेकोरम क्या होता है, हाउ टू डिलीवर अ न्यूज़, उसका ख्याल कैसे रखा जाता है। फॉर्चुनेटली वी बिलोंग टू अ नेशन जहाँ पे ये चीज़ें सीख के बता के हम एक जिम्मेदार जगह पे बैठते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के सी क्लास चैनल के ऊपर डी क्लास या ई क्लास से नीचे में जाऊँगा नहीं, ऑफेंड हो जाएगा ज़्यादा, उस क्लास के जो एंकर्स हैं या तज्जियाकार हैं बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। उन्होंने इसको एक वीडियो गेम या क्रिकेट का मैच समझ रखा है। 1.25-2 अरब की आबादी को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं, और मुसलसल जो खामखा एक जंगी जुनून है उसको प्रमोट करने में, चाहे वो भारत की तरफ से हो या पाकिस्तान को लेकर हो, मुसलसल प्रमोट करने में मसरूफ हैं। और जंग करना या लोगों को मारने के ऊपर इस तरह से खुशी मनाई जाना, और इस तरह से सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ मेजर गौरव आर्या से भी, जो बड़ा अपने वीलॉग्स के अंदर चीख के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं। आज उन्हें से मजाक है, मतलब इज इट अ जोक? दो न्यूक्लियर स्टेट्स को आप इस तरह से लड़ाने की बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी कैन बी अ जोक। आई मीन दिशन दैट वी आर सीइंग, उसके मुताबिक आप कैसे इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर सकते हैं। भारतीय मीडिया एक जानिब ये जो झूठे हमले हैं इस पर राग अलाप रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां हैं बकौल उनको हवा दे रहा है। भारतीय मीडिया पर तो ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे सरहद पार तबाही है, खुदा न खास्ता हम जैसे इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए, हम कुथर पार कर राजस्थान के किसी बंकर से इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। खुशी किस चीज पे बना रहे थे कि इंडियन फौज जो है वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गई। एंड आई विश कि मैं आपको बता सकता कि मैं इस वक्त किस लोकेशन पे हूं, तो आप और ही जल जाते, लेकिन मैं बता नहीं सकता। लेकिन इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल काम। हम आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे थ्रू आवर स्क्रीन के इस वक्त पाकिस्तान में कैसा चल रहा है। कल हमारे वजीर इत्तलात ने, जारी बात है उनका काम है लोगों को सही बात बताना, उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पर ये जो चलने वाली खबरें हैं ये जाली हैं। पाकिस्तान ने कहीं पर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया, जब करेंगे तो पता चलेगा कि किया है, अभी नहीं किया। वज़ीर इत्तलात तारड़ जो है ना, क्यों करते हैं आपको दिखाते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हम देख रहे हैं, और रिस्पॉन्स बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए वो हमें नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी नजर आ रहा है, और वो वहाँ पर मौजूद भी रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते रहे। आप दिखाते हैं आपको आता तारड़ क्या कहते हैं। जवाब आएगा, जरूर आएगा और भरपूर आएगा। मैं ये बिल्कुल आपको वाजे कर दूं, ये हो ही नहीं सकता कि भारत को जवाब ना आए। हम कब मारते हैं, कहां मारते हैं, कैसे मारते हैं, ये हमारी मर्जी है। सिख जो कम्युनिटी है बहुत दिल के करीब है। अगर कोई पंजा साहब, ननकाना साहब, करतारपुर या समाधि रजीत सिंह की तरफ मैली आंख से देखता है ना, तो आप पर मैं खड़े हो जाते हैं कि हमारे भाई हैं, खबरदार। ये कितनी अहमकाना हरकत है कि गुरुद्वारे पे हमला हो गया अमृतसर के अंदर। क्या ये भारत के प्रोपेगेंडा का भांडा बीच बाजार के फूट नहीं गया? ये सिखों को गुस्सा दिलाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने ये काम किया। वेरी वेरी वेल सेड, वेरी आर्टिकुलेटेड। और पाकिस्तान मुसलसल अपने मौक़िफ़ सामने रखे हुए है। अगर हमने अपने सिखों की इबादत गाहों पर या किसी की भी इबादत गाहों पर हमला करना होता, तो हमने पूरे इंडिया के वीज़े बैन के इंडियंस को निकाला यहाँ से, हम सिखों को ना निकालते। हमने उनको यहीं पे रखा, वो पाकिस्तान के मेहमान रहे, अब भी होंगे कुछ जो पाकिस्तान में अपनी मजहबी रसूमात के लिए हैं। तो पाकिस्तान का ऐसा रवैया है नहीं। आप जितना मर्जी वॉर मॉन्गरिंग कर लें और सिख कम्युनिटी को जितना मर्जी पाकिस्तान मुखालिफ कर लें, वो कह रहे हैं असी मर के भी नहीं कह सकते मुर्दाबाद पाकिस्तान, ये उनका कहना है। बिल्कुल ऐसी, लेकिन भारत हिंदू बनिया है, और वो मक्कारी और अयारी तो उसका काम है, वो दिखाता ही रहता है। खुद हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है अपनी सरहदों के अंदर, उन तमाम जगहों पर, उन तमाम मकामात पर जो सिखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस
रखते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मजहबी मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात है, और उसका इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन खैर, पाकिस्तान जब जवाब देगा तो इस तरह से नहीं देगा, क्योंकि ये DGISPR जो है हमारे, वो भी कह चुके हैं कि जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो दुनिया गूंज सुनेगी, दुनिया को पता चलेगा कि किसी सॉवरन नेशन की जानिब से जवाब दिया गया। भारत को ललकारा है DGISPR ने, और उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी की जगह और अपने मर्जी के वक्त पर हमला करेंगे। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनते हैं। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर, कि उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया, और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले यार ये। मोदी सरकार की हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद अपने ही मुल्क पर हमले करवा कर शोर मचा रही है। गोल्डन टेंपल क्या हमारे सिख भाइयों को याद नहीं है कैसे उनको मारा गया? दे नो इट। DGISPR ने इसका भी पर्दा चाक किया, पर्दा फाश किया उन्होंने। पाकिस्तान ने भारत में कोई हमला नहीं किया। भारत के 15 मकामात पर ये जो हमलों का दावा है ये झूठ है। और अगर बात करें अमृतसर की, तो यहाँ भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय हुकूमत सिनेमा से निकलकर, बॉलीवुड से निकलकर असल दुनिया में आए तो उसे हकीकत पता चलेगी कि इस वक्त हो क्या रहा है। DGISPR ने इस पर मजीद भी सिचुएशन को क्लियर किया। अक़वाम आलम देख रही हैं कि किस तरह इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को खतरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। जी, DGISPR जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमें नज़र आ रहा है कि जो भी सिचुएशन है, मिस इन्फॉर्मेशन स्पेशली अगर हम गए, या 5th जनरेशन वॉरफेयर जो अब इस वक्त भी भारत की जानिब से की जा रही है, हाइब्रिड वॉरफेयर की जा रही है, उसका जवाब भी दे रहे हैं। एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली ही इज़ टेलिंग एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो हैं, उन्होंने भारतीय झूठ पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि भारत का पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पर हमले का दावा झूठा है। भारतीय पंजाब में किसी भी शहरी पर कोई हमला नहीं किया गया। भारत ने खुद अपनी हदूद में मिसाइल गिराया। भारत ने पिंडी स्टेडियम के करीब ड्रोन भेजा था, और अभी तक की तलात के मुताबिक तकरीबन 30 के करीब ड्रोन्स जो है ना, वो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मकामात पर भारत की जानिब से भेजे जा चुके हैं, जिसके अंदर 3 शहादतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और भारत के पास सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं, ये भी इसहाक की जानिब से। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी जानिब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान कल जब DGISPR ने प्रेस ब्रीफ दिया तो वो सारा जो मलबा था, वो जो स्क्रैप था, वो जो लाशें थी ड्रोन्स की, वो हमने मीडिया के सामने रखी और बाकायदा तौर पे दिखाया गया कि ए पे ने ताड़े ड्रोन जो आपने भेजे 29, 30 व्हाटएवर। लेकिन दूसरी जानिब कल जितने भी दावे भारतीय मीडिया की तरफ से, या उनके जो सेक्रेटरी खारजा थे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने, एक खातून उनके इधर थी, उनकी फौजी ऑफिसर एक इधर थी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं दिया गया। दैट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट। और उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट में कह दिया कि हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया लाहौर के अंदर। आई मीन इट्स वेरी अमेजिंग आप जो बात करते हैं वो। और भारत का एक जो शिवा है, जो कि सबसे स्ट्रेंज और सबसे अजीब है और सबसे खतरनाक भी है, कि कुछ भी कह दो कि हमने कर दिया। भाई आपने कह दिया तो क्या वो हो गया? आप कोई प्रूफ भी तो होते हैं ना दुनिया के अंदर, दुनिया किसी बात पे कन्विंस भी होती है। आप इस वक्त 2025 में 21वीं सदी में हैं, इस वक्त ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सैटेलाइट का दौर है। आपकी अगर मक्खी या मच्छर भी कोई वहां से हिल रहा है तो वी नो द मूवमेंट। मे बी आपको भी पता हो बहुत सारी चीजें, ऑब्वियसली यू आर आल्सो यूजिंग द सैटेलाइट्स। तो प्रूफ्स के बगैर कैसे कह देते हैं आप ये हो गया? फिर मुझे अफसोस होता है भारतीय अवाम के ऊपर। ऑब्वियसली हमारा मीडिया बंद है वहां पे, हम तो पहुंच नहीं रहे, और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कल मोदी साहब ने बंद कर दिया। तो वो कहते हैं कि जो हमारा मीडिया कह रहा है यही ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसे भी देखे इंडियंस के, वो कहते हैं, स्पेशली जो हमने क्लिप शुरू में दिखाया, वो कहते हैं कि हम शर्मिंदा है, हम खुद इनसे बहुत ज्यादा तंग है। अब तो आपके अपने लोग भी आपसे तंग आना शुरू हो चुके हैं। खैर, आप जो क्लेम कर रहे हैं ना कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जंगी हालात हो चुके हैं, लोग डर रहे हैं, 5 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, आपको असलियत दिखाते हैं कि राइट नाउ क्या सिचुएशन है। मैंने किसी पाकिस्तानी को अभी तक, जब से ये वॉर हिस्टेरिया शुरू हुआ आपकी तरफ से, परेशान नहीं देखा जंग की वजह से। हर किसी के जज्बे जो है ना, इस वजह से परेशान है कि सलामत हो क्यों नहीं रही आगे, हो क्यों नहीं रहा आगे, बढ़ क्यों नहीं रहा। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं। कराची से साजिद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से सबा बजीर होंगी, उनकी तरफ चलते हैं। पहले सबा की तरफ चलते हैं और इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में क्या होता रहा है उसकी वो जानने की कोशिश करते हैं। सबा, बताएं आप क्या देख रही हैं इस्लामाबाद में? क्या भारत जंगी जुनून नजर आ रहा है? भारत तो कह रहा है मार्केट्स वीरान है, ट्रैफिक नहीं चल रहा। सबा का शॉट दिखाएं जी, हम इसके बाद ये सवाल करेंगे। मार्केट्स वीरान है, कोई ट्रैफिक नहीं चल रही, हालात बड़े खराब हैं, भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है, क्या ऐसा है? जरा दिखाइए हमें।
अगर मैं आपको दिखाऊं, और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर आपको बड़ी वीरानी जो है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पिछले चंद रोज़ से इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि पाकिस्तान में जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ब्लैक डाउन हो चुका है और लॉकडाउन हो गए हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लोग घरों तक महसूर हो गए हैं, दुकानें बंद हैं, हर चीज़ बंद है। और भारतीय मीडिया जो है वो गलत अफवाहें और गलत खबरें जो है फैलाकर दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान में ज़िंदगी जो है वो रुक सी गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ज़िंदगी बिल्कुल नहीं रुकी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक अहम मकाम पर मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखें ट्रैफिक रवांदावा है, लोग घरों से निकले हुए हैं और ऑफिस जो हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में ज़िंदगी रवांदावा है। स्पेशली फूड पॉइंट्स का मैं आपको बताती चलूँ कि भारत में कह रहे थे कि दुकानों पर खाना पीना नहीं मिल रहा, लेकिन भारत वालों को ये कहते हैं कि ज़रा पाकिस्तान आएँ, हम आपकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे। लोग अपने फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर निकले हुए हैं, कहीं नाश्ते का दौर चल रहा है तो कहीं रात और दोपहर के खाने जो हैं वो खाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ज़िंदगी रवां दवा है, रौनकें बहाल हैं, लोग घरों से निकले हुए हैं। जिक्र करें इस्लामाबाद के हसीन मौसम का, तो एक तरफ अगर दुनिया भर में कशीदगी दिखाई जा रही है तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा ही है, उसके अलावा इस्लामाबाद में ज़िंदगी जो है वो रवां दवा है। मुझे भी कल आफ्टर द ट्रांसमिशन इमरान मौका मिला थोड़ा बाहर जाने का, और मैं देख रही थी लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश के बाद मौसम को, पकोड़े भी चल रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद परेशान हमें कहीं से भी पाकिस्तानी नजर नहीं है। हम कराची से परेशान तो सभा भी कहीं से नहीं लगी, कहीं नहीं लगे, बिल्कुल। कराची से साजिद मौजूद है। जी साजिद, आप बताइए कराची के अंदर आप क्या देख रहे हैं, कराची वाले क्या परेशान है? जी देखिए, कराची के अगर सोच देखी जाए लोगों की, तो यहाँ पर अगर तूफ़ान के खतरात होते हैं और बताया जाता है कि तूफ़ान है, अलर्ट जारी की जाती है, तो लोग समंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये कि यहाँ पर जब से जंग का सुना, रोज़ाना यही बैठक हो रही थी कि यार जंग कब होगी, जंग कब होगी। तो इस तरह की सिचुएशन है कराची में। किसी किस्म का कोई खौफ हरास नहीं है, मामूल के मुताबिक ट्रैफिक, तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं वो खुल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो 2 ड्रोन गिराए थे, उसके बाद भी किसी किस्म का खौफ हमने जो है वो कराची शहर में किसी मकाम पर, किसी चेहरे पर नहीं देखा। यहाँ पर कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक हो रहा है, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। रात को होटलिंग भी हो रही है और जो तफरी गाहें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। हमने देखा है कि जो आम तौर पर हम देखते हैं कि जो रश होता है, गहमा गहमी होती है पब्लिक पॉइंट्स पर, उससे ज़्यादा जो है वो रौनकें जो है वो अब बहाल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय मीडिया की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो की जा रही है कि जनाब कराची और पाकिस्तान में खौफ व हरास है, वहाँ पर लोग जो है वो घरों पर महसूर हो गए। तो इस तरह की कोई सूरत हाल किसी मकाम पर जो है हमने नहीं देखी। और कराची के शहरी अगर बात की जाए तो देखिए, पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हालत जंग में तो हम रात को कल चूंकि एक ड्रोन अटैक से लड़ते हुए नजर आते थे। कभी एक ड्रोन अटैक हुआ था, हमने एक ड्रोन अटैक गिराया था भारत का, और कराची के इलाके में था। कराची ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हमारा। रात के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयां भारतीय मीडिया पे होती रही हैं कि जी यहाँ पे ब्लैकआउट था, लोग घरों से नहीं निकले, इस तरह की सूरत हाल। आपने भी बीइंग कराची आई रात गुजारी, कैसी थी रात कराची? जी देखिए, हमने तो ये देखा है कि पहले कभी कभार लोड शेडिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब तो वो लोड शेडिंग भी नहीं हो रही। तो कराची की रात जो है वो काफी बेहतर थी और काफी रंगीन रात थी। लाइटें जल रही थी, स्ट्रीट लाइट्स भी तमाम जल रही थी, सड़कों पर गहमा गहमी, ब्लैकआउट की बात हो रही है तो मुझे बंस रोड याद आ गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंस रोड के ऊपर जो है ना रश कम हो जाए इस सिचुएशन के अंदर। और अब तो आपने लोड शेडिंग की भी बात कर दी है। वो सारी मार्केट्स खुली हुई थी, सब कुछ नॉर्मल कारोबारी जिंदगी चल रहा था। जी देखिए, बंस रोड पर जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर गहमा गहमी जारी थी। इसके अलावा बहादुराबाद की फूड स्ट्रीट, बोट बेसन की फूड स्ट्रीट, तमाम ही जगह पर जो है गहमा गहमी। मैंने आपको जिस तरह बताया कि पहले जो है वो कुछ कम लोग होते थे आम दिनों में, लेकिन अब तो आम दिनों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी बढ़ गई है जब से ये जंग का सुना है। तो यहाँ पर किसी किस्म का खौफ तो नहीं नज़र आ रहा, ताहम जंग का इंतजार ज़रूर किया जा रहा है कि कब हम भारतीय फोर्सेस पे जो है वो हमला करेंगे। अब तो इस अटैक की जो है वो सूरत हाल पे, अब तक तो हम सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, अब पाकिस्तानी कौम जो है वो ये जानना चाह रही है कि हम जो है अटैक कब करेंगे और कब खुशखबरियां जो है हम समेटेंगे। आपका काम है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आप बहुत सारे लोगों से पूरा दिन मिलते हैं। जब से ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और भारत की, किसी एक शख्स को आपने, ऑनेस्टली बताइएगा, किसी एक शख्स को आपने इस वजह से परेशान देखा है कि देखिए जी क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए?
जी मैंने बहुत से लोगों को परेशान देखा है, लेकिन परेशान सिर्फ इस बात पे देखा है कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अटैक कब करेगा। अब तक हमने डिफेंड तो कर लिया है, अब अटैक का जो है वो इंतजार है। तो इस हवाले से ज़रूर परेशान देखा है, लेकिन और किसी हवाले से परेशान नहीं देखा कि जी जंग होगी और हम पर जो है वो गोले बरसेंगे या हमारी जानों को खतरा। कुछ फेक हमले की वीडियोस भारतीय मीडिया के जो सी क्लास चैनल्स हैं वो चला रहे थे। वो सी क्लास चैनल्स तो शायद ऐसा लोग नहीं देखते, लेकिन सारी बात है जब इंटरनेट पे प्रिंट एक चीज सर्कुलेट होती है तो वो सब तक पहुंचती है, चूंकि एक सिचुएशन ऐसी चल रही है। आप जरा इस हवाले से हमें कंफर्म करें, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर खड़े हैं इस वक्त, क्या कोई ऐसा हमला रिपोर्ट हुआ जो आपको पता हो और हमने ना बताया हो? आई थिंक हमारे नॉलेज में तो नहीं है, बट प्लीज आप बताइए। जी देखिए, इस वक्त हम सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करें और बड़ी जिम्मेदाराना सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करें। पाकिस्तान का मीडिया हो तो जो फैक्ट्स रिपोर्ट्स हैं वो हम शाया करते हैं, लेकिन इस वक्त भारत के अंदर लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया। तो इस वक्त इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ की मीडिया जो है वो इस वक्त किस तरह का किरदार अदा कर रही है। जो हम जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नहीं, वहाँ पर वो बताया जाता है जो मोदी सरकार जो है उन्हें बताती है कि ये बताना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर हम आवाम से मौक़िफ़ भी लेते हैं, शॉट भी लेते हैं और तमाम चीज़ें बातचीत करते हैं कि जी इस वक्त जो जंगी हालात हैं या जंगी माहौल है उसमें आप खौफज़दा हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ कि कराची में किसी शख्स ने ये नहीं कहा। तो साजिद भाई, टू बी एग्जैक्ट, आप हमने पेशावर भी जाना है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने कंफर्म किया। लेकिन टू बी एग्जैक्ट इस वक्त आप किस जगह पे मौजूद हैं, ये कौन सा इलाका है कराची पाकिस्तान का? और इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि क्या तमाम मामूलात ज़िंदगी इंक्लूडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज दे आर ऑपरेशनल? प्लीज़ एक दफ़ा बता दीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। जी देखिए, इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये सदर फुआरा चौक के नाम से मशहूर है और यहाँ पर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी, और इसके अलावा सदर की जानिब जो मार्केट एरिया है वो भी है। यहाँ पर मामूल के मुताबिक कारोबार चल रहा है, जो दफातर हैं वो खुल चुके हैं, लेकिन आज जुम्मे का दिन है तो कारोबारी मराकज़ कुछ वक्त से ही यहाँ पर खुलते हैं, तो 12 बजे तक वो भी खुल जाते हैं। तो इस वक्त कराची में जो तमाम सड़कें जो हैं वो खुली हुई हैं, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है, कारोबारी मराकज़ अपने वक्त पर खुलते हैं और अपने वक्त पर बंद होते हैं। ठीक है साजिद, आपके शहर के कबाब बहुत मशहूर हैं। वैसे तो कराची का फूड स्ट्रीट वैसे ही फूड स्ट्रीट और स्ट्रीट फूड बड़ा मशहूर है, लेकिन कबाब मशहूर हैं। इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए, चाहे हमारी तरफ से कबाब कराची की तरफ से, कीप इट इन माइंड। आपसे बात करते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आप मौजूद रहे। हम पेशावर भी चलते हैं जी, पेशावर की सिचुएशन भी जान लेते हैं। हमारे साथ वकास बुनेरी मौजूद है। वकास, पेशावर में बताइए, ज़िंदगी रवां दवा है, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है या कुछ मुख्तलिफ है? आयशा और इमरान में इस वक्त भी जिस तरह साजिद खड़े थे फुआरा चौक सदर में, मैं भी पेशावर के फुआरा चौक सदर में मौजूद हूँ, जिधर फैंटास्टिक टी मिलती है और इस वक्त फैंटास्टिक टी से लोग भी जो है वो ले रहे हैं। नाश्ता इधर का जो है वो बहुत मशहूर है। बिल्कुल सूरत हाल कुछ इस तरह से है ना। यहाँ पर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में एक चीज़ जो हमें मुश्तरका नज़र आ रही है, जंग तो वैसे है नहीं इधर, लेकिन लोग जो है वो पाक आर्मी के हक़ में इजहारी यकजहती के तौर पर रैलियाँ निकालते नज़र आ रहे हैं। लोग जो है वो, क्योंकि जंग तो इधर के अवाम के लिए कोई नई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई है, तो वो सब अव्वल सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी खड़े थे, तो उनके लिए तो ये चीज़ कोई नई बात है नहीं। तो इसीलिए जो भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं या जिधर से भी आते हैं तो वो फैलाते रहें, लेकिन इधर सिर्फ लोग एक तो इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान के जवाब का, और एक बात जो है वो बिल्कुल आया है कि इस साइकोलॉजिकल वारफेयर में हमारी बरतरी इसलिए है क्योंकि जिन लोगों की बरतरी होती है तो वो चीखते नहीं है, और हम देख रहे हैं कि उधर से चीखें आ रही हैं, चाहे वो मीडिया पर हो या सोशल मीडिया पर, और इधर से चीखें नहीं मारी जाती, जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं और ये मैं उस जवाब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, चूंकि हमारा शो इस सैटेलाइट पे जाता है, इंटरनेट पे जाता है, मैं इंडियन अवाम को कहना चाहता हूँ, यू डोंट इवन नो व्हाट अ वॉर इज। आप उस कौम से बात करें जो 25 साल से जंग लड़ रही है फिजिकली। हम यंग जनरेशन में से हैं, हमने 20-22 साल 25 साल अपने वॉर देखी है, खुद कुछ धमाके देखे हैं, लाशें उठाई हैं, 1 लाख के आसपास कम से कम सिविलियन आबादी, ऑफिसर्स, फौजी शहीद होते देखे हैं। इंडियन अवाम को पता भी नहीं है कि जंग क्या होती है, और अब तक जितने भी ये 2-4 वाक़यात हुए हैं ये फॉल्स फ्लैग हैं, वो तो आपकी हुकूमत ने खुद कराए हैं। यू डोंट इवन नो कि अगर जंग इम्पोज हो गई तो आपका क्या हाल होगा, ये बताना जरूरी है। वकास, लोगों से आपकी बात हुई है, लोगों के जज्बात क्या है इस सूरत हाल को लेकर, जो भारतीय दरअंदाजी है, लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त KPK पेशावर के अंदर? देखिए, लोगों की जज्बात तो हमेशा से ही
इस तरह होते हैं कि उनको ये अभी मौके की तलाश में है कि जिस तरह हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद किया है, लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी मज़ीद पाक फ़ौज के साथ खड़े होकर कुछ इस तरह की कार्रवाई जो है उसमें हिस्सा ले लें। और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर स्कूल जो है वो खुले हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हो रहे हैं, यहाँ पर तमाम इदारे पहले ही से अलर्ट थे, अब भी अलर्ट है, क्योंकि लोगों के लिए ये नई चीज़ है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि चाहे वो इंडियन मीडिया हो या आवाम, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। हमारा तो मीडिया में भी तजुर्बा, जब हम इंटरनी थे तो धमाकों से ही हमने रिपोर्टिंग शुरू की है, तो हमारे लिए भी नई चीज़ नहीं है। उधर तो स्टूडियो में जो भी कहना चाह रहे हैं बस कह दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अभी फैंटास्टिक चीज से भी लोग मजे ले रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कहने को तो कुछ भी कहने को आप ये कह दें कि हम जाकर अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे, कहने को तो मिटा चुके हैं वो पाकिस्तान को नक्शे से। वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। गॉयबल का प्रोपेगेंडा जो है ना वो उन्होंने शुरू किया हुआ है। अच्छा वकास, एक और चीज जो है ना वो मैं जानना चाह रही थी कि ये भी खबरें आ रही थी कि ये रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है और सिविलियंस बड़ी तादाद में जाकर अपने नाम लिखवा रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ जाती है पाक फ़ौज को सिविलियंस की इस जंग को लड़ने के लिए तो वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो पेशावर में भी आप ये जज्बा देख रहे हैं? देखो, जज्बा तो हर वक्त इधर होता है, चाहे कोई नाम लिखे ना लिखे, चाहे कोई किसी को मौका मिले ना मिले, लेकिन हर बंदे को चाहिए। अच्छा, वहाँ पे झगड़ा इस बात पे हो जाता है कि पैसे मैं दूंगा। इसका सॉरी टू कट यू, इसका सबूत इस बात से है कि बॉलीवुड जो कि बहुत बड़ा एलिमेंट है भारत के अंदर चीज़ों को ड्राइव करने के लिए, उसकी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म का नाम ही पठान है, जिसने आज तक सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप तैयार हैं। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मसला ये है कि अब बॉलीवुड जो है ना वो पठान छोड़ दिए लोगों ने। अब इंडियन मीडिया लोग देख रहे हैं कि ताकि मज़े लें और हमारे पास जो है उनकी चीज़ें आए ताकि उसको हम सोशल मीडिया पर डालकर मीम्स बनाएं। दूसरी बात यह है कि इधर लोगों का ये भी तजुर्बा हुआ कि जितनी भी चाहे वो ख़ुद को शमले हुए जो भी हुए, तो लोग जो है ना वो उसकी बाकियात जो है ना कबाड़ में फ़रोख्त करते हैं। तो इसीलिए पेशावर की कबाड़ मार्केट का हम विजिट करेंगे। तैयार है कबाड़ खरीदने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, साजिद का, सबक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप महफूज रहिए। जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं, किसी भी तौर वॉर मॉन्गरिंग को सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान आर्मी इवन नहीं सपोर्ट करती कि वॉर मॉन्गरिंग हो, लेकिन जब इम्पोज हो तो कौमें लड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब सुकून है। 3 बड़े शहर आपको दिखा दिए, अगर इंडियन मीडिया फरमाइश करेगा तो हम बाकी शहर भी दिखा देंगे। मकसद सिर्फ ये है ये सारी बातें करने का और आपको मुख्तलिफ शहरों के दौरे करवाने का, अपने रिपोर्टर से बात करवाने का, कि आपको पता हो कि इतना झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए। मतलब लोगों के ना मुंह अजीब हो जाते हैं झूठ बोलते हुए, आपके तो मुंह भी अजीब नहीं होते, वैसे ही रह जाते हैं। बालाजी, हम लाहौर भी आपको लेकर चलेंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार एजाज मलिक साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को। और इस वक्त जो भारत की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा खास तौर पर किया जा रहा है और झूठे प्रोपेगेंडे के साथ जो 30 से ज़ायद ड्रोन अटैक। अच्छा आयशा, मैं अपने जो हमारे तज्जियाकार हैं मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जो कि इतनी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ से। एंड वन थिंग आई टेल यू, अगर आपको लगता है कि दुनिया इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रही, दुनिया शायद एक्सप्रेस उस तरह से ना कर रही हो, हमारे साथ तो बहुत से ममालिक खड़े हैं, लेकिन दुनिया नोटिस ज़रूर कर रही है कि किस मुल्क का क्या रवैया है। और जो नॉन सीरियसनेस इंडिया के अंदर है कि यू कम इन अटैक विद 80 एयरक्राफ्ट, 80 जेट्स के साथ आप पाकिस्तान को अटैक करते हैं और बगैर कोई डैमेज करवाए पाकिस्तान का अपने 5 जहाज़ गिरवा के चले जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? दुनिया कोई नॉनसेंस है? दुनिया को पता नहीं है? दुनिया नोटिस नहीं कर रही इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? राफेल से आप इनकार कर सकते हैं कि 3 नहीं गिरे, फ्रांसीसियों को तो पता है ना उनके 3 जहाज गिर गए। जब आपको वो काउंट करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया अंधी नहीं है। और भारत को शायद, भारत अभी रह रहा है 90s 80s 90s के अंदर और बॉलीवुड में रह रहा है। दुनिया इज नॉट बॉलीवुड, ये हकीकी दुनिया है। हमारे जितने भी रिटायर्ड जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं 2-3 दिन से, हमें बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन, वो कहते हैं कि अभी 2019 में ही फंसे हुए हैं। हमारी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि हम व्हाट नेक्स्ट की बात करते हैं कि आगे कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी इस जंग के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि ये एक तजुर्बा भी हो सकता है फ्यूचर की वॉर्स के लिए कि किसके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है। हेरोप ड्रोन जो है उनका बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है और भारत की जानिब से ये इजरायली साख्ता ड्रोन्स जो हैं वो अभी तक इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान ने मार गिराया है, कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ISPR जो है वो ये बता रहा है कि 5 लड़ाका तैयारों की तबाही और LOC पर भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद भारत परेशानी का भी शिकार है, बुखलाहट का भी शिकार है और इजरायली साख्ता ड्रोन्स जो हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। और अफवाज पाकिस्तान ने सॉफ्ट
किल यानी तकनीकी और हार्ड किल यानी हथियारों के जरिए भारतीय ड्रोन गिराए हुए हैं। अच्छा, दुनिया में ऐसे थोड़ा अलग ही होता होगा कि पहले आप बगैर पायलट्स के भेजते होंगे जहाज चेक करने के लिए, और देन जब वो नाकाम होते होंगे तो फिर पायलट्स यानी कि अपने बेस्ट लोगों के साथ अटैक करते होंगे। इंडिया ने पहले बेस्ट लोगों और बेस्ट एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान पे अटैक किया, वो मर गए, तो फिर बगैर पायलट के भेजे कि चलो डिस्पोजेबल ड्रोन्स भेजे उन्होंने, वो डिस्पोज ऑफ हो गए कि मर भी गए तो कुछ आई एम थिंकिंग अबाउट द डिसॉल्ट एविएशन कि वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने 33 के करीब राफेल तैयारे भारत को देने थे, लेकिन वो पहली मर्तबा इस्तेमाल के बाद उनके शेयर्स जो है ना वो बहुत नीचे था। पहले वो मिग के भट्टे पिट गए थे, रशियन टेक्नोलॉजी के भट्टे पिटे थे, उसके बाद अब ये राफेल तैयारे फ्रांस जो है उनकी जानिब से भी इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, स्पेशली चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइना बहुत खुश है। चाइना में तो मीम्स भी बन रही हैं भाई इंडियन जहाज़ों के ऊपर। वी आर सॉरी टू से, हम ये सब कुछ कहते हुए इसमें कोई तकब्बुर गुरूर इन्वॉल्व नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, ऑब्वियसली ही इज़ अ एक्सपर्ट सोल्जर, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा एजाज साहब आपका, जिस तरह से आपने जवाब दिया। एक तरफ इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारी सड़कें वीरान हो गई हैं और आप तो मुझे लगता है कि कहीं घूम फिर रहे हैं, ऐसा है एवीएम साहब? जी, मैं एक और चैनल पे जा रहा हूँ और इस वक्त मेरे हर तरफ ट्रैफिक है, जिंदगी रवां दवा है। और जैसे हमारे कराची और पेशावर के जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, लोग तो अब इस इंतजार में है कि भाई हमने चाय जो है ना उसको दम लगाया हुआ है, आप आए, हम आपको चाय के साथ जो है ना कराची की सौगात, पेशावर की सौगात और जो कुछ आप कहेंगे वो हम आपको पेश करेंगे। चाय ठंडी हो रही है। हमारी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारे एयर वाइस मार्शल साहब भी आपको रोड से सिचुएशन बता रहे हैं, सो वी कैन रिपोर्ट एट द सेम टाइम। डिफेंस की बात तो हम करते हैं, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। एवीएम साहब, थोड़ा सा बताइए, इस वक्त ये जो इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है कल से ये ड्रोन अटैक्स को लेकर जी, और दे डोंट इवन ये नो कि पाकिस्तान के पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी है। वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। प्लीज इस पर जरा रोशनी डालिए, लोगों को जरा पता चले। देखिए जी, देखिए इंडियन मीडिया पागल इसलिए हुआ है कि उनके हुक्मरान पागल हैं। इंडियन मीडिया सिर्फ अपने आरएसएस के जो गुजरात का कातिल जिसको उन्होंने अपनी गलती से अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, वो उसके पीछे जो है वो अपने लोगों की जानें उन्होंने ली और अब वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने मिसाइल हमले किए तो उसके जवाब में हमने ड्रोन भेजे। भाई अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया तो आप उसका सबूत दीजिए, जैसे हमने जो आपके साथ किया हमने उसका सबूत दिया और फ्रांस, बरतानिया और दूसरे ममालिक ने हमारे जो क्लेम्स हैं उनको वैलिडेट किया। ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल 5th जनरेशन वॉरफेयर है। वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि उनको दुनिया की हमदर्दियां हासिल हों, ये उनका सोल ऑब्जेक्टिव है। साहब, इस वक्त टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है, स्पेशली ये जो ड्रोन की बात हो रही है, हेरो ड्रोन, इसराइली साख्ता ये ड्रोन है, इनके बारे में जरा थोड़ा सा बताइएगा। मैं इसको गूगल मैंने किया तो मैं पढ़ रही थी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है ये और नेक्स्ट जनरेशन है और पाकिस्तान ने तमाम अभी तक गिरा दिए हैं जितने भी ड्रोन्स आए हैं। इसके बारे में जरा बताइएगा, ये किस वक्त इस्तेमाल होते हैं और भारत अगर इनको इस्तेमाल कर रहा है तो क्या सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, देखने के लिए कि पाकिस्तान कहाँ से अटैक कर सकता है या कोई और मकसद भी हो सकता है? सिस्टम हमारा देखिए जी, ये इसके 3 बड़े मकसद होते हैं। इसकी रेंजेस डिफरेंट वर्जन्स में, रेंजेस जो हैं वो इवन 200 किलोमीटर तक भी हैं। सो ये अब जब हम इनका रैकेज हमने उठा लिया है, इसको स्टडी करेंगे तो मजीद इसके ऊपर हमें जो है वो टेक्निकल फीडबैक मिलेगी। लेकिन जो इसकी ओपन सोर्स जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये बेसिकली, जैसे आपने भी कहा कि ये थोड़ा सा म्यूनिशन इसमें होता है और ये जाके जो है ना ओवर द टारगेट या जो असाइंड एरिया उसको ऊपर ये लॉइटर करता है। उसकी लाइव वीडियोस या वहाँ की शॉट्स जो हैं वो अपने पेरेंट स्टेशन पे डाटा लिंक के थ्रू उसको वो कन्वे करता है और उसके बाद ये जो है अगर इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो ये या तो वापस जाने की कोशिश करता है और अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर इसके अंदर जो थोड़ा सा म्यूनिशन होता है वो
बड़ा ठीक है। महदूद अच्छा, एक किस्म का एक वहाँ बड़ा पे पॉइंट damage एविएशन करता है। टेक्निकल सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, पूछना हम बिल्कुल ओपनली बात कर रहे हैं और ये बात करना जरूरी है। ये जो डिस्टेंस की आपने बात की है कि इट में ट्रेवल अप टू 200 किलोमीटर्स या माइल्स, आई एम नॉट श्योर, आप कंफर्म कीजिएगा। कराची की हम अगर बात करें तो इंडिया वाज क्लेमिंग ऑन द मीडिया कि जी कराची तो हमारे नज़दीक कोई चूंकि बॉर्डर भी नहीं है, तो हमने बहुत ही तवील इसको उड़ाया है कि वो कराची पहुंच गया है। सो वाज अटक, वो भी ऐसा है केपी और नहीं, पंजाब की देखिए सरहद है। जी, तो प्लीज़ ज़रा इसको ज़रा कन्फ्यूजन को हमें देखिए, हमारे जितने शहरों में ये गिरे हैं, आप बॉर्डर, वो कश्मीर के बॉर्डर से अगर नाप रहे हैं तो फिर तो मैं उनकी अकल का मातम ही कर सकता हूँ। देखिए, हमारे बिल्कुल साउथ ईस्ट में नालिया, भोज, ये उनका जो गुजरात और बॉम्बे हाई एरिया है, ये उससे आगे आके जो है ये सिर क्रीक एरिया से किसी भी जगह से ये एक छोटा सा लॉन्चर इसका होता है जी, वो ठीक आप है। समझे कि एक सिंगल कैबिन पे रख के वो कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहना कि जी हमने कोई इसको 1000 मील से लॉन्च किया है, ऐसा कोई ड्रोन अभी अच्छा, तक बना और नहीं। एजाज साहब, नाम इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि ये डेफिनेटली आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं बीइंग द एक्सपर्ट, कि ये खुदकुश ड्रोन भी है, ये जाकर खुद अपने टारगेट से टकरा जाता है, कोई मिसाइल या कुछ अटैक नहीं करता, और इसके अंदर अराउंड 23 किलोग्राम जो है धमाका खेज मवाद भी होता है। अहमद बिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पिललाइट की सरबराह, उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस बात का जवाब दीजिएगा कि वाकई में ये वापस देखिए जा जी, सकता था जो अगर ना जो गिराया अभी जाता तक ये गिरे, जो अभी तक गिरे हैं, इनका जो साइज है, इसमें पे लोड, जैसे मैंने कहा, रेंज और पे लोड इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के हिसाब से वेरी करता है। ये भी जो आपने देखे होंगे इनके रकेज से, ये बहुत छोटे साइज के हैं। ये यानी जिस तरह ये हमारे बच्चे ये ग्लाइडर जहाज या एरो मॉडलिंग वाले जहाज उड़ाते हैं, ये तकरीबन उस साइज का है। तो इसमें 23 केजी पे लोड नहीं हो सकता। ये एट बेस्ट 3 से 4 केजी पे लोड इसमें होगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए, और उसकी रीजन जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की रीजन नुकसान पहुंचाने से ज्यादा ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो जो रिसिपिएंट मुल्क हो उसको ना मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। लॉजिक समझने की जरूरत है। थैंक यू एवियन साहब, थैंक यू फॉर योर अच्छा, टाइम सर। आपने हमें गाड़ी से ज्वाइन किया, आपने पहुंचना है कहीं पे, ऑल द बेस्ट, जाए से जाइए। और डेफिनेटली ये इस बात का भी प्रूव है कि वी आर स्टिल ऑन रोड्स जी। मैं भी किसी बंकर से तो नहीं आई आयशा? नहीं जी, मैं भी घर बाय से रोड आया आया हूं, हूँ, no ठीक है। problem. तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। प्लीज डोंट स्प्रेड फेक न्यूज, वी आर हियर टू बस्ट देम अप, यू नो। हम दिखाते रहेंगे आपको, एक ब्रेक सारी लेनी है, मिथ्स जो है ना उनको बस्ट करते हाँ, रहें। करेंगे एक ब्रेक के बाद बात ब्रेक के बाद करते हैं वापस आते हैं और आपको दोबारा कुछ डिफरेंट एंगल से बात करेंगे, खासतौर पे जो इलेक्टोरल एंगल है ना भारत का, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है इलेक्शन की वजह से, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज सिचुएशन रूम। आपको आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो राइट नाउ सिचुएशन चल रही है, और ये कशीदगी जो है वो इस वक्त आलमी खबरों की जीनत भी बनी हुई है। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज जो है उन्होंने भारतीय हमलों को कामयाबी से पसपा किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, चले कह लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है और भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। और लग ऐसे रहा है कि अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अपने मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जहर फैलाया जा रहा है। इस मौके के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सर्वे हुआ है, हमने सोचा कि उसके ऊपर बात कर लेते हैं। गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे जारी किया है जो मुल्क भर के 100 से ज्यादा अजला में 750 से ज्यादा बालिग पाकिस्तानियों से गुफ्तगू पर मबनी है। क्या है उस सर्वे में? एक मजबूत कौमी बयानिया इस सर्वे में उभर कर सामने आया है, जहां 93% पाकिस्तानी जो हैं वो दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार हैं, बिल्कुल पुरज़्म हैं। और वही 77% पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर जो पहलगाम हमला है, इस पर मुलविस होने के इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। 55% ये कहते हैं कि ये खुद एक भारतीय हुकूमत या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कारस्तानी हो सकती है। इस सर्वे में ये भी बात हुई है कि जो 72% लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जंग के ख़िलाफ़ और अमन के ख़्वाह हैं। सर्वे न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में अवामी सोच की अक्कासी कर रहा है, बल्कि वो ये भी बताता है कि पाकिस्तानी अवाम भारतीय बयानियों को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। अब ये तो एक रिटर्न सर्वे हो गया जो लोगों तक ओबियसली एज सैंपल हमने लिया, लेकिन एक सैंपल हमने भी लिया थ्रू आवर रिपोर्टर्स। वी वेंट टू द डिफरेंट सिटीज, वी टॉक टू द पीपल। एक जेनेरिक ओपिनियन हमने दी लोगों से कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो देखिए जरा पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, देखिए। हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, और जवाब ऐसा देंगे कि इंडिया जो कि तरीक में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने कुछ जवाब दिया था। अगर उसको जंग का शौक़ है तो बिल्कुल वो पूरा करेंगे। हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना लड़ेंगे। इमाम साहब एक हैं, इनसे इन बुझा देंगे।
ये सोच भी नहीं सकते। अभी हमने दिफा किया है। तो हमें पता है कि हम इनको कैसे हरा सकते हैं, ये हमारी विल पावर पे कभी डाउट ना करें। इन्होंने हमले तो कर लिए हैं, लेकिन इनका सरप्राइज आपको जैसे 27 फरवरी को आपको याद होगा मिला था अभिनंदन की सूरत 2019 में, इस दफा फिर मिलेगा। पाकिस्तान की जो फौज है हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह जगह का तयन इंशाल्लाह पाकिस्तान फौज करेगी कि हमने कब उनके ऊपर अटैक करना है, और इंशाल्लाह अटैक होगा। और हमारी जो पूरी कौम है वो अपनी सिपहसालार के साथ खड़ी है। कोई भी अगर हमारी या हमारे मुल्क को या हमारे लोगों को मैली आंख से देखेगा तो इंशाल्लाह हम उसकी आंखें निकाल देंगे। और पाकिस्तानी अफवाज माशाल्लाह हमेशा कामयाबी से हमकिनार हुई है। सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज ने अपना दिफा किया, अभी हमला तो इन्होंने किया नहीं है। इन्होंने सबसे पहले पहल की थी और इतने टाइम से वो धमकियाँ दे रहे थे, तो उनको सबक सिखाना ज़रूरी था। उनकी जारियत को उनके मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहादुर फौज है, प्रोफेशनल फौज है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम मुकाम एक फ़ौज का है वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी किस तरह से एतमाद का इजहार कर रहे हैं और पीछे खड़े हुए हैं अपनी पाक अफवाज के कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो साथ मौजूद होंगे और उनको कॉन्फिडेंस है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो एतमाद होता है आवाम का अपनी अफवाज के ऊपर, या फिर ये कॉन्फिडेंस के हमें पता है कि हम महफूज हैं और हमारा दिफा भी मजबूत हाथों के अंदर है, ये कितना मैटर करता है मोराल के लिए, स्पेशली हमारी पाक अफवाज की? बहुत शुक्रिया। देखिए तो बड़ा एब्सोल्यूट ज़रूरत है ना इसकी। अगर आपका एतमाद ना हो तो आपका पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटी है, आपका यहाँ रहना है, आपका बिजनेस है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ मुतज़लज़ल हो जाएगा, वो हिल जाएगा। तो और ख़ासतौर पे जंग के ज़माने में अगर आप ना समझते हो कि आपकी फ़ौज आपकी टेरिटरीज़ की हिफाजत कर लेगी, आपकी हिफाजत कर लेगी, तो फिर आपका तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि हर मौके पे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हुई है तो कभी डिफरेंसेस रहे भी हों पॉलिटिकल या कुछ और, तो कौम यूनिफाई हो जाती है, वो इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती है और फ़ौज की बैक पे उसका साथ। और ये फ़ौज के मोराल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और शहरियों के मोराल के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है अफजल साहब, ये जो वॉर हिस्टेरिया है, बहुत सारे लोग, आई रिमेंबर देयर वाज अ फिल्म, मुझे उसका टाइटल याद नहीं, 1997-98 में आई थी, जिसमें बाकायदा तौर पे वो एक प्रेसिडेंट होते हैं एक मुल्क के और वो हारने वाले होते हैं इलेक्शन और वो जंग लगाते हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जो जिस तक वो इन्फॉर्मेशन भी बंद कर देते हैं, फिर वो उसी सेंटिमेंट के अंदर वो इलेक्शन जीत जाते हैं। मुझे पूरी वो एपिसोड ऐसे नरेंद्र मोदी के केस में रिपीट होती नज़र आती है। बिहार इलेक्शन सर पे है और हर दफ़ा ऐसा होता है बीजेपी के दौर के अंदर, ख़ास तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें और ख़ास तौर पर मोदी की बात करें इनके दौर के अंदर, इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि आवाम इस एजेंडे को, इस प्रोपेगेंडे को बाय करें और फिर जिता भी दें उस शख्स को जो कि बज़ाहिर डिस्ट्रक्शन का बाइस बन रहा है उनके लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी? इस पर ज़रा अपनी राय का इजहार करें प्लीज़। देखिए जो इंडिया थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक जंगी बुखार में मुब्तला हो जाता है, उसका एक सबब उनका इलेक्टोरल साइकिल भी है। हमारे यहाँ तो खुशकिस्मती से चारों सूबों के इलेक्शन और कौमी इलेक्शन एक ही वक्त में हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ ये साइकिल रिपीट नहीं करता रहता पूरे 5 साल। लेकिन इंडिया का सिलसिला ये है कि वहाँ ये तमाम इलेक्शन बैक वक्त नहीं होते, तो वहाँ पे साइकिल रिपीट करता रहता है। तो जब किसी बड़ी असम्बली का इलेक्शन हो, कौमी उनकी जो लोकसभा है उसका इलेक्शन तो एक बार हो गया, वो 5 साल बाद ही होगा, लेकिन उनके जो स्टेट्स हैं या सूबाई असम्बलियाँ हैं कह लीजिए, उनके इलेक्शन पूरे 5 साल होते रहते हैं। और जब किसी बड़ी असम्बली का इलेक्शन होना होता है और वो क्रूशल होता है हुकूमत के लिए, मोदी साहब के दौर में ख़ास तौर पे बात सही है, तो फिर उनको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है जो उनकी पॉपुलैरिटी को शोर अप कर दे। तो अब ये जो बिहार स्टेट है ये इंडिया की तीसरी बड़ी स्टेट है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये जो तीसरी बड़ी स्टेट है। और उसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ पे बीजेपी की अपनी हुकूमत नहीं है, बीजेपी कोलिशन पार्टनर है और उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी से नहीं है, वो बीजेपी के अलाई हैं। तो मोदी साहब की बड़ी ख्वाहिश ये है बीजेपी की कि बिहार में वो इतनी मेजॉरिटी हासिल कर लें कि वो खुद से हुकूमत बना लें और उनका चीफ मिनिस्टर भी हो जाए। तो ये इस वक्त मेरे ख्याल इलेक्टोरल साइकिल में होने वाला अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है, उसकी इलेक्शन की शुरू हो चुकी है।
एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि ये वॉर हिस्टेरिया हमें बीजेपी के दौर के अंदर ही ज़्यादा नज़र आता है, स्पेशली अगर हम मोदी के तमाम टेन्योर्स की बात करें जब से वो यहाँ पर हैं और इनके पीछे जो आरएसएस मौजूद है। तो आपने कितना ऑब्जर्व किया है कि क्या ये आवाम की वजह से मोदी सरकार या मोदी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मुखालिफ या जंग के अंदर जाकर जंग की बातें करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है, या इसके अलावा कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर भी ये सेंटिमेंट पाया जाता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप उस सेंटिमेंट को कितना विप अप करते हैं। बुनियादी तौर पे ये सेंटिमेंट तो मौजूद है, ये पार्टीशन से जो हमारे दरमियान तल्लुकात रहे हैं, फिर हमारी जंगे रहे हैं, तो सेंटिमेंट तो मौजूद है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कम से कम ये मैच्योरिटी थी, वो भी चाहते थे कि किसी तरह से तल्लुकात में जो पीस का एलिमेंट है वो बरकरार रहे, और पाकिस्तान के अंदर भी ये मैच्योरिटी है कि यहाँ पे वो जज्बात को हम इतना ज़्यादा इश्तियाल नहीं दिलाते। इलेक्शन के अंदर इंडिया हमारा कोई इशू नहीं बनता। लेकिन ये जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, मैं तमाम हिंदूज़ की बात नहीं करता, वो तमाम लोग जो हिंदुत्व पे बिलीव करते हैं, उनके लिए ये बहुत हैंडी चीज़ होती है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें। तो मुल्क के अंदर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं जब वो पाकिस्तान के साथ जंग का ढोल बजाते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत पैदा करके वो कुछ वोट भी हासिल कर लेते हैं उन लोगों के जो या तो हिंदुत्व पे बिलीव करते हैं या फिर वो इस सारे प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। तो ये उनको हेल्प करता है, ये उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं थी, वो सेक्युलर थे। जी, मैं कल भी एक तजिया फॉलो कर रहा था एक एक्सपर्ट का, वो यही कह रहे थे कि लाजमी नहीं कि भारत के 1 अरब सवा अरब लोग जंग चाहते हों, लेकिन इस वक्त जो इक़्तिदार में हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनका ये रवैया है जो जिसकी तरफ आप भी इशारा करें। अच्छा, दूसरी जाने पाकिस्तान में ऐसा नैरेटिव नहीं है अहमद बिलाल महबूब साहब। पाकिस्तान में कश्मीर की आज़ादी का एक नारा ज़रूर कुछ सियासी जमातों ने माजी में हम अगर देखें वो रखा है, और वो अब भी है, हमारा जारी बात है, कायद आज़म ने इसे हमारी जगलर वेन करार दिया है, लेकिन इसकी बेस पे इलेक्शंस नहीं लड़े जाते या जीते जाते। तो ये दोनों अक़वाम के अंदर ये डिफरेंस क्यों है, और उस डिफरेंस को आप कैसे समझते हैं फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए? एक बात तो यह है, मैं बहुत हम अपनी हुकूमत पे, अपने मीडिया पे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे बाज़ का बहुत तनकीद भी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं इंडिया के मीडिया का अपने मीडिया के साथ, तो इंडिया के मीडिया के अंदर जो हिस्टेरिया है और वो जिस तरह से अब हुकूमत का कंट्रोल्ड मीडिया है, तो उसकी वजह से वो वार हिस्टेरिया क्रिएट अगर करना चाहे हुकूमत, तो वो मीडिया उसका बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। पाकिस्तान में ये सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना तो हुकूमत वार हिस्टेरिया क्रिएट करना चाहती है, ना मीडिया उस तरीके से उनका इंस्ट्रूमेंट बनता है। हमारा मीडिया उनके मुकाबले में बहुत मैच्योर और बहुत बैलेंस्ड होता है, अगरचे हम उसके ऊपर भी बहुत तनकीद करते हैं कि वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जब इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो हकीकतन कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वार हिस्टेरिया क्रिएट करना तो हुकूमत का काम होता है। हमारे यहाँ हुकूमत कोई भी ये नहीं चाहती, और इंडिया में मौजूदा मीडिया तो इस हद तक इस वक्त प्रो बीजेपी है सर। मैंने बाकायदा तौर पर अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस को प्रो पाकिस्तान पार्टी कहते सुना है। वो उसको प्रो पाकिस्तान पार्टी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो इस वक्त जंग की फेवर में नहीं है, और वो मोदी गवर्नमेंट पे कुछ हद तक राहुल गांधी जो हैं वो उनके इस नैरेटिव के खिलाफ है। तो ऐसा है। तो बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और आपका तजिया हमेशा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं पाकिस्तान इंडिया दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो इस पर हम बात कर रहे थे। अब इससे पहले कि हम टॉप ऑफ द ब्रेक पे जाएं, हमने जरा अपडेट लेनी है। हमने अपडेट लेनी है लाहौर, जहाँ पर भारत को जाने का बहुत ज़्यादा शौक है कि वहाँ पर पहुँच के चाय भी पियेंगे और नाश्ता भी करेंगे। वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तलहा सईद की तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। तलहा, लाहौर वाले किस तरह से आज का दिन मना रहे हैं, रात कैसी गुजरी, सब अच्छा है, खैरियत से है? जी बिल्कुल, एक जानिब तो भारत का जंगी जनून है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौम का इत्मीनान। भारत की जानिब सरहद के उस पार तमाम के तमाम देहातों को जहां खाली करवाया जा रहा है, तो वहीं पर बॉर्डर के इस तरफ जिंदगी रवां दवां है। लोगों के मामूलात जो हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं जैसा कि पहले चल रहे थे। तमाम के तमाम इधर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उसी तरह से भरे हुए दिखाई देते हैं। अभी भी लोग जो हैं उसी तरह से नाश्ते करते हुए अपने मामूलात ज़िंदगी जो हैं उनको गुजारते हुए यहाँ पर जो है वो दिखाई देते हैं। ताहम किसी भी चेहरे के ऊपर परेशानी के कोई असरात देखने को नहीं मिलते, चाहे बच्चे हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, ख़वातीन हों, सबका ही जज्बा जवान है और सब ही
भारत को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त भी यहाँ पर कुछ नौजवान जो हैं वो बैठे हैं, उनसे जानने के सिर्फ बताइएगा क्या कहेंगे। इंडिया जंग चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, इंडिया मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर शोक का आलम है, दुकानें बंद हो गई हैं, मार्केट्स बंद हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? क्या यहाँ पर ऐसा वाकई में? नहीं, पाकिस्तानियों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अवाम इस तरह हंस खेल रही है जिस तरह पहले खेल रही है। जैसा कि भी आपने इनकी ज़ुबानी सुना, ये एक नौजवान है जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, हर तरह के हालात के लिए पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है। सर आप बताइएगा क्या कहेंगे, क्या आपके मामलात ज़िंदगी कुछ डिस्टर्ब हुए? क्या यहाँ पर आपकी ज़िंदगी अभी मामूल के मुताबिक चल रही है? क्या मनाजिर देख रहे हैं आप सड़कों के ऊपर? नहीं, वैसे ही चल रही है। हम तो यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, अपना पेपर्स भी हो रहे हैं हमारे, तो वैसे ही नॉर्मल है हमारे लिए, कोई इतना नहीं है खास। इंडियन फौज को क्या पैगाम देंगे, मोदी सरकार को क्या पैगाम देंगे जो कि इस टाइम पर जंगी जनून से जो है वो इस टाइम पर जैसे मोदी सरकार जो है वो पागल हुई है, क्या पैगाम देंगे इंडियन? उनको तो कहते हैं हम आज जंग करें, हम रेडी हैं, जब मर्जी आए वो, हम बिल्कुल रेडी हैं। ये बिल्कुल जैसा कि अभी आपने इनकी ज़ुबानी सुना, पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार है। ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी कौम भी अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पूरी कौम एक है और इंडिया को हर तरह का जवाब देने के लिए भी तैयार है। जी ठीक है तला, ठीक है तला, थैंक यू वेरी मच। जब आपने लाहौरी होने का सबूत दिया, आप मतलब सुबह सुबह नाश्ते वाली जगह पे पहुंच गए, हमारे दिल धड़काने के लिए। वो और जिन लोगों को नहीं पता ना, दिल्ली के लोग, पता है वैसे आपको आप भी तो पंजाबी, आपको पता है कि कैसे नाश्ते मिलते हैं, मिल रहे हैं अभी भी, इफ़ यू वांट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, विद ऑल द क्या कहना चाहिए, पूरी आजिज़ी के साथ हम ये बात करें, पूरे पाकिस्तान में ज़िंदगी रवां दवा है। पाकिस्तान के किसी शहर में भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, येस, और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम उनको मार भी रहे हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, एंड देन स्टिल हम अपनी बात पे कायम है। इंशाल्लाह वी विल रिस्पॉन्ड द वे वी वांट टू। इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार करना पड़ेगा हमारे वापस आने का, ब्रेक के बाद वापस। के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये सिचुएशन रूम है पाकिस्तान और भारत की, जो राइट नाउ सिचुएशन है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और ब्रेक के दौरान ये खबर आई है कि 6 मजीद ड्रोन पाकिस्तान की जानिब से गिरा दिए गए हैं, जो भारत ने पाकपतन, विहाड़ी और उकाड़ा में अटैक किया। 35 ड्रोन अभी तक हो चुके हैं जो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, और भारत भेजे जा रहा है ये ड्रोन। ना तो क्वेश्चन है कि वो करना क्या चाह रहे हैं इन ड्रोन के जरिए से। मेरे ख्याल में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि उनकी ये टेक्नोलॉजी भी उनके जहाज़ों की टेक्नोलॉजी की तरह मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रही है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इज़ कम्प्लीटली एक्टिव, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस तरह का हैवी डैमेज नहीं कर सके हैं ये ड्रोन अब तक, एंड पाकिस्तान इज स्टिल मॉनिटरिंग द सिचुएशन। दूसरी जानिब हम ये कोशिश कर रहे हैं इस महाज से आपके लिए जो मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जो न सिर्फ जंगी लिहाज से मैदान जंग को या वॉर स्ट्रैटेजीज़ को समझती हैं, बल्कि जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के बड़े नाम हैं उनसे बात करते रहे और उनसे पूछते रहे कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को वो कैसे देख रहे हैं। और ऐसी एक बहुत मुमताज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, चीन और अमेरिका जैसे अहम ममालिक में पाक के लिए बतौर सफारतकार एम्बेसडर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं, और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ को समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त मसूद खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा इस सारी सिचुएशन पर राय लेते हैं, चूँकि इस वक्त सबसे अहम ये है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कैसी हैं पाकिस्तान की। खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो आपको मालूम ही है जो सिचुएशन चल रही है, अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है, ख़ास तौर पे कल जो वाइस यूएस प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, वो मुसलसल राब्ते में भी हैं। आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं ये सूरत हाल, डिप्लोमेटिकली किस हद तक पाकिस्तान की फेवर में है, जो पाकिस्तान इस वक्त एक कामनेस दिखा रहा है सारी एग्रेशन के सामने? पाकिस्तान की सफारतकारी की हरकत तेज़ तर है और नतीजा खेज है, यानी जहाँ जहाँ भी जिन कैपिटल्स में उन्होंने रब्ते किए हैं, या जिन कैपिटल्स ने या जिन सरबराहों ने उनसे रब्ते किए हैं, तो मुफीद गुफ्तगू हुई है, और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाला है कि वो जंगी जाहिरियत को ख़त्म करे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम कर रहा है उनको रोक दे। लेकिन हिंदुस्तान अभी तक बाज नहीं आया। उसने 6 और 7 मई की दरमियानी शब को पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया है, और अब पे दर पे ड्रोन अटैक्स कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बाहिम्मत अंदाज से, बड़े पेशा वराना अंदाज में उसका जवाब दिया है, जिसके लिए अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। आता हूँ सफारतकारी की तरफ, जो नायब सदर JD वैंस ने बयान दिया है वो अमेरिका की अमूमी अप्रोच की अक्कासी नहीं करता, क्योंकि जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं
मार्को रूबियो, उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से रब्ते किए, बल्कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दोनों ममालिक के, उनसे बात की, उनको आमादा किया कि वो एक दूसरे से गुफ्तगू करें। तो अमेरिका मुतहर्रिक है, लेकिन वो इसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है। उसके कहने पे बहुत सी खलीजी रियासतें भी मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को ये कह रहे हैं कि लेकिन ये जो ट्रंप की जहनियत है, या ट्रंप जिस क्या कह सकते हैं जिस नारे के साथ आए थे कि वो दुनिया की जंगों के अंदर नहीं पड़ेंगे, ये उस जहनियत की तो अक्कासी करता है अगर हम अपेरेंटली देखें, क्योंकि जेडी वैंस ने तो ये ख़ास तौर पे कहा है कि हम किसी की जंग में नहीं पड़ना चाहते। ट्रंप भी यही बात करते थे और जिस टाइम पर वो आए हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी उनका यही नारा था, तो ये उसकी तो अक्कासी करता है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, अगर मैं रिजवान सईद शेख साहब की बात करूँ जो इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उनका एक इंटरव्यू भी कल छपा है और वो सही तरीके से आपको लगता है कि बता रहे हैं पाकिस्तान का मौके। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से पाकिस्तान के एक स्टेडियम के अंदर जहाँ पे क्रिकेट हो रही थी उसको निशाना बनाया गया, फिर आबी जारियत का भी उन्होंने जिक्र किया। ये सारे पॉइंट्स दुनिया के सामने रखना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से रख रहा है पाकिस्तान। मैं पहले जेडी वैंस के हवाले से कहूँगा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो वाइट हाउस और दफ्तर खारजा, उनका स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी की अक्कासी नहीं करता। दूसरा वो ये कह भी नहीं सकते इसलिए कि अमेरिका सदर ट्रंप ने जो भी ऐलानात किए हों, सलामती काउंसिल का रुकन है और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की ये ज़िम्मेदारी बनती है, अव्वली ज़िम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया में जहाँ कहीं भी जंग का ख़तरा हो उसे टालने की कोशिश करे, अमन और सलामती के लिए कोशिश करे। और अमेरिका सिर्फ रुकन नहीं सलामती काउंसिल का, इसका मुस्तकिल रुकन है और एक एतबार से कहा जा सकता है कि सलामती काउंसिल का मजबूत तरीन रुकन है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सफारतकारी मौसर है वाशिंगटन में, उसके अलावा लंदन में, दूसरे जितने भी जगह हैं, फ्रांस में, सारी जगहों पे हमारे जो सफरा हैं वो बयानात दे रहे हैं और बर वक्त वो रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो मगरबी मीडिया है वो बहुत मुतहर्रिक होता है, बहुत फ़ाल होता है, तो बर वक्त जो है जवाब देने ज़रूरी होते हैं। ये इस वजह से भी ज़रूरी है कि हिंदुस्तान बहुत से झूठे बयानिए घड़ के उनको फैलाने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि वो तो ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, वो तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने तो टारगेटेड अटैक्स किए हैं, दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमले किए, हालांकि हमें पता है कि उन्होंने सिविलियंस के ऊपर हमले किए हैं। उसके बाद उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं, यानी मशरक़ी पंजाब में, जम्मू में और दूसरी जगहों पे, और उसके सिलसिले में पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की है। सिखों और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक दीवार खड़ी करने की नाकाम कोशिश की है। तो इस तरीके से ये जो इस वक्त जो साइ वॉर शुरू हो चुकी है, इसकी तरदीद करना, इसके बारे में हक़ाइक़ को सामने लाना, ये हमारे सफारतकारों की ज़िम्मेदारी है, दफ्तर खारजा की ज़िम्मेदारी है। ख़ुद जो इसाक डार साहब और उनकी यहाँ जो टीम है पूरे के पूरे बहुत मुतहर्रिक रहें और वो यहाँ भी सफ़रा जो बाहर से मुतय्यन सफ़रा हैं उनको मुसलसल मुत्तले रख रहे हैं। मेरे अगले सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि जिस तरह लेट्स सपोज, एक तो आपने बताया कि नेशनल जो नैरेटिव है या पॉलिसी है वाइट हाउस की, उससे उसको वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा जो जेडी वेंस का बयान है, आई एग्री। लेकिन दूसरी जानिब इस डिस्कनेक्ट को जो या इस न्यूट्रलिटी को हम अगर डिस्कस करें, ये पहला हिस्सा है सवाल का, क्या दुनिया अफोर्ड कर सकती है इतनी बड़ी दो न्यूक्लियर ताकतें जिनमें अगर वो खुदा न खास्ता अटैकिंग पोजीशन में आए तो 3 मिनट से भी कम का डिस्टेंस है टू रीच आउट द स्पेस, द एयर स्पेस, और क्या दुनिया अफोर्ड कर सकती है ऐसी दो न्यूक्लियर स्टेट्स एक दूसरे के आमने सामने और जंग पर और न्यूक्लियर जंग तक पहुंच जाए? नंबर 1। नंबर 2, आपने चूँकि चाइना के अंदर भी आपने सर्व किया है, आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। चीन के रोल के ऊपर भी मैं आप की रहनुमाई चाहूँगा कि आप उस पर भी रोशनी डालिए, जो चीन का और पाकिस्तान का ताल्लुक इस कॉन्टेक्स्ट में अब तक रहा है और जो रोल चीन का रहा है। लेकिन पहले आप ज़रा वो न्यूट्रल जो फैक्टर है इस पर प्लीज़। अगर जी, उसमें मैं उसे न्यूट्रलिटी नहीं कहूँगा, उसमें जो नुकसान हुआ है जो जेडी वैंस या सदर ट्रंप या मार्को रूबियो के बयानात से या जो उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से जो बयानात आए हैं, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि हम सफारतकारी कर रहे हैं, पस पर्दा उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये कल ही उनकी जो तर्जुमान है उसने ये बयानात दिए थे, वाइट हाउस के तर्जुमान ने भी बयानात दिए थे। मतलब उनके जो तर्जुमान है वाइट हाउस और दफ्तर खारजा के,
तो कहने का मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल नहीं है। इससे जो नुकसान पहुंचा है वो हमें नहीं पहुंचा, हिंदुस्तान को पहुंचा है, जो उनका न्यूट्रलिटी का ऐलान है, क्योंकि हिंदुस्तान की ये तवक्को थी कि क्योंकि वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और गुज़श्ता कई बरसों से वो हिंदुस्तान को पाल पोस रहा है अमेरिका, ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। लेकिन इस वक्त जब हिंदुस्तान ने हमला किया है, हमले की तैयारी की है, जारियत की है, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा नहीं है, वो दरमियान में आके खड़ा हो गया है। तो ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता आपका क्या था? चीन के हवाले से। हाँ साहब, चीन के हवाले से मैंने आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ, बिल्कुल आप मुझे सुन सकते हैं। मैं चीन के हवाले से दूसरा नुक्ता था जो आपसे पूछा। हाँ, चीन से पहले भी आपने एक नुक्ता, हाँ, जो मुझे आपने ये कहा था कि जो न्यूक्लियर जंग में चंद मिनटों में जी दोनों ये जंग तो पाकिस्तान जी और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है। हमने न्यूक्लियर तवानाई या न्यूक्लियर डिटेरेंस इसलिए हासिल किए है कि हिंदुस्तान के मुकाबले में अपनी मुदाफ़ियत कर सकें, अपना दिफा कर सकें, हिंदुस्तान के जो जारहाना अज़ाइम हैं उनको रोक सकें। तो ये मकसद इस वक्त पूरा हो रहा है, वरना हिंदुस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान को तहस नहस करने का मंसूबा बनाया हुआ था। और दूसरा ये है कि आलमी क़ुव्वतें जो है पस पर्दा कोशिश कर रही हैं कि ये जंग जो है बहुत ज़्यादा वसी ना हो और न्यूक्लियर जंग में ना बदले। लिहाजा वो मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी, बल्कि मुसलसल कोशिशें करती रहेंगी। और अभी जो कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर असला इस्तेमाल हुआ तो पूरे का पूरा जनूबी एशिया तबाह हो जाएगा और उसकी तबाही और खान साहब दुनिया बिल्कुल फैल जाएगा, अफोर्ड नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है कि अगर कोशिशों से, दुनिया भर की कोशिशों से भारत नहीं मानता, मुज़ाकरात की कोशिश भी की जा रही है, पाकिस्तान भी बार बार कह रहा है कि इसको मजीद एस्केलेट नहीं करना चाहिए, अगर फिर भी भारत नहीं मानता है तो क्या किया जाना चाहिए दुनिया की जानिब से, या क्या किया जा सकता है कि भारत को फोर्स किया जाए कि वो डी एस्केलेशन की तरफ जाए, इस कशीदगी को कम करने की तरफ जाए? क्योंकि राइट नाउ जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, भारत पीछे हट नहीं रहा है। तो उस सिलसिले में दुनिया के पास मैं जानना चाहूँगी क्या ऑप्शन है भारत को रोकने के लिए? भारतीय तो इस वक्त दुनिया से एक तरीके से माफिया मांग रहे हैं, उनको यकीन दिला रहे हैं कि हम जारियत नहीं कर रहे, हमने तो पहलगाम के में ये हमला किया है और हम तो बिल्कुल इस वक्त जो है मजलूम हो गए। ये उनकी आदत है कि वो मुजरिम हैं और अपने आप को मासूम बनाकर पेश करेंगे। तो इस वजह से ये जो धोखाधड़ी है, लेकिन दुनिया भी तो मान रही है, दुनिया भी तो तमाम ममालिक ना सही लेकिन चंद ममालिक तो हैं ना जो चाहे भारत पर तनकीद नहीं कर रहे लेकिन खामोश भी हैं इस सारी सिचुएशन पर। नहीं, खामोश नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मरतबा भारत को दूसरी शिकस्त जो है वो ज़राए इब्लाग से हुई कि ज़राए इब्लाग ने पहलगाम की शहादत उनसे मांगी है, उसके बाद उन्होंने जो ये हमले किए और उसके जो उनके तैयार तबाह हुए और उन्होंने जो है कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया, लोगों ने मलबा तलाश कर लिया है। फ्रांस में उसकी जो है रद्द-ए-अमल हुआ है शदीद राफेल तैयारों के हवाले से। तो भारत इस वक्त जो है बेविल्डरमेंट की कैफियत में है, उसे यानी ये नहीं कि उसे कोई बहुत किसी किस्म की ना अखलाकी फतह हुई ना हक़ाइक़ की बुनियाद पे फतह हुई। आपने ये एक सवाल पूछा था चीन का, तो चीन ने एक मुतवाज़न रवैया इख्तियार किया है, लेकिन चीन जो है इसमें हमेशा याद रखिएगा कि चीन के बयानात बड़े मोहतात और नफ़े-तुले होते हैं, लेकिन चीन जो है उसका सारे का सारा वज़न पाकिस्तान की तरफ है। वो हमारी डिफेंस लाइफलाइन है, जो हमारे जंगी तैयारे हैं, एक तैयारा तो हम मिलकर बनाते हैं, बनाया है हमने GF-17, उसके अलावा जो हमारे पास सबमरीन्स हैं, उसके अलावा जो दूसरे जो फ्रिगेट्स हैं, ये सारी की सारी जो है, और फिर जो और दूसरे प्लेटफॉर्म से कन्वेंशनल वॉरफेयर के उसमें टैंक्स भी शामिल है, ये सारे चीन के से आते हैं या हमारी मुश्तरका कोशिशों से मैन्युफैक्चर होते हैं। तो चीन का पलड़ा हमारी तरफ है, और लेकिन चीन भी अपने नेबरहुड में, जैसे कि पाकिस्तान नहीं चाहता, एक ख़तरनाक जंग नहीं चाहता जो जौहरी जंग में तब्दील हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये जो हम मुख्तलिफ एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, कल जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें भी बिटवीन द लाइन आपने जिक्र भी किया, उनसे सवाल किया गया 5 जहाज़ों को लेकर के, सुना है आपके 5 जहाज़ मारे गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ही सेड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट।
आई मीन एक सीनियर सफारतकार, जारी बात है, बहुत जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो इस सिचुएशन के अंदर इतने इंपॉर्टेंट सवाल को डॉज कर सकते हैं? आपका क्या टेक है इस पे, बीइंग डिप्लोमेट? देखिए, उनकी जो खारजा पॉलिसी है धोखाधही पे है, डिनाइल पे है, हक़ाइक़ को छिपाने पे है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं उन्होंने माजी में, और यानी मतलब अपने ही लोगों को मारते हैं। कितने लोगों ने कितनी जगह पे तहकीक की है, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया उनको नशर कर रहा है या सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि पहलगाम हमले से पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पूरी खबर थी। ये हिंदुस्तान के अपने टेलीविज़न नेटवर्क्स आपको दिखा रहे हैं, और वहाँ बाकायदा इनकी गश्त होती थी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस की और जो फ़ौजियों की थी, और 7 से 10 लाख फौजी उन्होंने वहाँ मुतय्यन किए। एक ही मकसद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई जो है इधर क्रॉस ना करे। उनके जो अपने सिक्योरिटी कमांडर्स होते हैं वो ये हमेशा दावे करते हैं कि जनाब हमने तो बॉर्डर को सील कर दिया है और हिंटरलैंड में भी कोई आदमी को परिंदा पर नहीं मार सकता, और जो परिंदे जो उनकी एक बाड़ उन्होंने खींची हुई है वो इलेक्ट्रीफाइड है और उसके बाद उसे दूर से देख भी रही है। ठीक है खान साहब, ये जो आपने चीन का इससे पहले जिक्र किया, हमें मालूम है कि चीन एक मुतवाज़िन रवैया रखता है इस खित्ते के अंदर, और उसने अब तक इस खित्ते के अंदर एक मस्बत रोल ही अदा किया है, इवन टुवर्ड्स इंडिया। जब तक उनकी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं हुई, चीन ने भी उस तरह का कुछ नहीं किया जो कि वो कर सकते थे, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस नेशन है वो, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसा भारत थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आपे से बाहर होने लगा है, अपनी GDP वगैरह को देकर मसल दिखाने लगा है, वैसा चीन ने नहीं किया आज तक किसी के सामने भी। लेकिन इसके बावजूद आपने जैसा कि कहा कि चीन का सारा वजन पाकिस्तान के पलड़े में है, सिफारती तौर पर इसको दिखाना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या ये किसी मुल्क के लिए ज़रूरी है कि दे शुड कम ओवर एंड एक्सप्रेस कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हम किसी भी ऐसी सूरत हाल में किधर जाएंगे या नहीं? जिस तरह चीन की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ मौजूद है डिफेंस लाइन्स के ऊपर या इंटरनली, वो भी इम्पैक्टफुल है और भारत को इदराक है इसका, इस पर क्या टेक है? ये देखिए, चीन ने जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और उसने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो गैर जानिबदाराना तहकीक व तफ्तीश की पहलगाम के सिलसिले में जो पेशकश की है उसे हिंदुस्तान को कबूल कर लेना चाहिए। तो उसने इसकी हिमायत की है। इस तरीके से सफारती तौर पर भी उसने अपना वज़न पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी की सारी हिंदुस्तान से धोखाधड़ी हो रही है, यानी जो एक इसे कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर में जो है डिसइंफॉर्मेशन को भी एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, भारत की, आप ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके यहाँ जो झूठ है वो एक मुसल्लमा करेंसी है और उसका वो बहुत बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो जब डोकलाम के ऊपर भारत और चीन के दरमियान तसादम हुआ था और चीन ने इनको बुरे तरीके से मारा था, इनके इलाके का, अक्साई चीन के बहुत से इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया था और भारतीय फौजियों को मारा था, उनको दरिया में गिरा दिया था और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई थी, उन्होंने असला नहीं इस्तेमाल किया था। तो भारत के वज़ीर आज़म ने उस वक्त ये बयान दिया था अपनी जनता को मुतमईन करने के लिए कि ना कोई सीमा पार हुई, ना कोई हिंदुस्तानी फौजी मारा गया। इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ नहीं था। चीनी जो है उन्होंने तो उसको अपलॉड किया कि ये रिपोर्टेडली उन्होंने हाथों डंडों से मारा। कोई जारी रोने की कुछ वीडियोस भी आई थी उनके सिपाहियों की। अच्छा खान साहब, इन द एंड मैं चाहूँगी व्हाट शुड पाकिस्तान डू ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल, और मजीद क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अपनी मौसर आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए? पहली बात यह है कि कौम मुत्तहिद रहे और जो हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, उनको ख़त्म किया जाए, अपनी सफ़ों में मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करें। और दूसरे ये है कि मैं पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इंतहाई महज़ब और पेशा अंदाज में इस जंग का तजिया किया है, जबकि हिंदुस्तान में झूठ का बाज़ार लगा हुआ था, झूठ की एक मंडी थी और बढ़ा चढ़ा के वो बयान कर रहे थे। यहाँ जो है हमारा मीडिया इंक्लूडिंग आपका चैनल जो है बहुत ज़िम्मेदार रहे हैं। दूसरी जो और ये सफारती महाज पे हमारी मदद करेगा, तो सफारती महाज पे हमें ये मसला बार बार तमाम हक़ाइक़ व शवाहिद के साथ सलामती काउंसिल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को भेजना चाहिए। ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरा, तमाम इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स के साथ हमारे राब्ते होने चाहिए और उन्हें रियल टाइम पे ब्रीफ करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि
चीन के साथ जो है हमें मज़ीद ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए, और जो खलीजी रियासतें हैं उनको बराह रास्त इसमें स्टेक होल्डर बनाना चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर अगर थोड़ी सी आप मजीद बात कर दें प्लीज़, आपके तजर्बे की रोशनी में खलीजी रियासतों के हवाले से प्लीज़। जी, खलीजी रियासतें जो हैं उनका बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। उन्होंने हिंदुस्तान में भी सरमायाकारी की हुई है, पाकिस्तान में भी सरमायाकारी की हुई है। यहाँ के जो है लाखों लोग जो है खलीजी रियासतों में काम कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जाएगी। जो आखिरी मेरा नुक्ता है इस सफारती कोशिश के सिलसिले में कि हिंदुस्तान की एक तो ये फ़ौजी जारियत है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ड्रोन्स हों या और जो जिस तरीके से वो या मिसाइल से हमले कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है वो सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर गैर कानूनी तौर पर मनसूख नहीं किया, मुअत्तल करके किया है। और उसके सिलसिले में हमें सबसे पहले जो है आलमी बैंक के पास जाना चाहिए और उसके बाद सलामती काउंसिल में जाना चाहिए और आलमी अदालत से रुजू करना चाहिए। मेरा आखिरी नुक्ता ये है कि ऐसे कवायद और कवानीन मौजूद हैं बैनुल अक़वामी सतह पे जिस पे हिंदुस्तान को इन जंगी जराइम के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस वक्त जो है हिंदुस्तान आलमी अदालत के कटहरे में खड़ा है और उसने जो पाकिस्तान के बच्चों, औरतों, बूढ़ों, मर्दों को मारा है, सिविलियंस को मारा है और उनको कहा है कि हमने ये दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर हमला किया है। हिंदुस्तान को इस जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड आई होप, हमारी उम्मीद और दुआ यह है कि इस मरतबा माइट इज़ ऑलवेज राइट वाला फार्मूला यहाँ पर ना लगाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई ममालिक ऐसे हैं जो जंगी जराइम करते रहे हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया, और आपने हमारी मीडिया की तारीफ की। हम आप जैसे मेंटोर्स की आप जैसे मेंटोर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम एक जिम्मेदाराना बात करें और उसको ऑन करें। आपका बहुत शुक्रिया और हम ये कोशिश इंशाल्लाह जारी रखेंगे। दूसरी जानिब ये दुनिया के लिए एक टेस्ट भी है इस वक्त, वो माइट इज़ राइट वाला जो आपने बात की है कि वो कैसे देखते हैं सूरत हाल को। पाकिस्तान की अगर हम इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की बात कर लें या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर लें, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने नैरेटिव को दुनिया तक पहुँचा रही है। हम साइज़ में छोटे हैं लेकिन जाहिर बात है बात तो पूरी कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। भारत की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सिचुएशन रूम। दिस इज इमरान एंड आयशा। हम आपको आगाह रखे हुए इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से, साथ साथ हमारा न्यूज़ रूम भी आपको अपडेट रखे हुए जो बिल्कुल ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज आ रही हैं। उससे भी पाकिस्तान का मिलिट्री साइड से लेकर यानी कि अस्करी नौयत के जो एनालिसिस हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान क्या सोच रहा है या क्या करना चाहिए वो आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान की जो पोलिटिकल कम्यूनिटी है कशीदगी को लेकर वो इस वक्त क्या सोच रही है, इस पर भी हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ इन पाकिस्तान, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम इस मामले में बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस जानिब आयशा जाता देख रहे हैं। फवाद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है आपसे बात करना क्योंकि 2019 के अंदर जब हमने शिकस्त दी थी और उस वक्त जो भी कुछ किया था हमने भारत के साथ वो दुनिया ने देखा। एंड यू वर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एट दैट टाइम और आपने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के नैरेटिव को दुनिया के सामने रखा था। राइट नाउ इंडियन नैरेटिव और भारतीय मीडिया जिस तरह से बेलगाम हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रही है, जंगी जुनून में मुब्तला हो रहा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना डिफेंस किया है, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को और आपको क्या लगता है कि सही तरीके से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रख रहा है दुनिया के आगे? हिंदुस्तान तो चाहता है इस वक्त, नरेंद्र मोदी ने यरगमाल बना लिया है इस पूरे खित्ते को अपने नैरेटिव का, और उसका जो नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का वो नफरत पर मबनी है। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कश्मीरी क्या नरेंद्र मोदी की हिमायत करते हैं? आंसर इज नो। क्या पंजाबी उसके साथ है? आंसर इज नो। क्या केरला उसके साथ है? आंसर इज नो। साउथ इंडिया उसके साथ है? आंसर इज नो। तो जब हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उसको एक पागल आदमी के नैरेटिव या एक जो चंद पागल एक्सट्रीमिस्ट है उनके नैरेटिव पे तो नहीं छोड़ सकते। ये तो एक बिल्कुल तबाहकुन सूरत हाल है। 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप इनको एक हद से आगे अगर आप पुश करेंगे तो ये मामला बड़ा खराब हो जाएगा। सो हमें भी और हिंदुस्तान के अंदर भी स्पेशली मैं तो हैरान हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और लिबरल्स हैं, स्पेशली कांग्रेस है, ये समाजवादी पार्टी है, उसके बाद जो इनकी तेलुगु देशम पार्टी है या जो बाकी लोग हैं जो लिबरल्स हैं, जरूरत है कि वो लोग उनके लिए खड़े हों। अदरवाइज जंग इम्पोज हो तो फिर तो देखिए लड़ना ही पड़ता है। लड़ेंगे इंशाल्लाह, पहले भी लड़े
वक्त मेरी नज़र में जो इस वक्त एफर्ट हो रही है ख़ुसूसन सऊदी अरब की और मेरी तो दुआ जंग से बच जाए, क्योंकि अदरवाइज तो ये बड़ी खौफनाक जंग होगी। इसमें हज़ारों लोगों की जो है वो डेथ्स होंगी, हज़ारों लोगों की जो है वो जाने जाएंगी। जंग जो है वो आई थिंक दिस इज व्हाट यू कॉल अ बेटर सेंस जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन आई विश कि ये रवैया उस तरफ भी हो बॉर्डर के जो जिम्मेदार शख्सियात का या सियासतदानों का है। तो इस सारी सूरत हाल में फवाद साहब, एज वी ऑल नो बट आई वांट टू नो योर नैरेटिव ऑन दिस, कितनी बड़ी जंग आपको, अगर खुदा न खास्ता भारत एस्केलेट करता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता, तो कितनी बड़ी जंग का इम्कान नजर आ रहा है आपको, आप देख रहे हैं? बहुत बड़ी जंग होगी। इतनी जंग जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने देखी नहीं होगी जिस किस्म की जंग इस रीजन में होगी। उसकी वजह यह है, एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 1.5 अरब से ज्यादा के लगभग जो है वो पॉपुलेशन है, और दोनों जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान है, दोनों का जिसको लिथैलिटी है, यानी जो एक उनकी जो वेपनरी है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, एंड दिस काइंड ऑफ वेपनरी हैज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो इस वक्त की जो सिचुएशन है, जैसे मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, एयरफोर्स है, ये बहुत ही इसकी लेथैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, एंड इट कैन लीड टू किलिंग्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो इट्स नॉट, इट्स वेरी वेरी सीरियस थिंग। आई होप दुनिया इसको देखेगी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प और मोहम्मद बिन सलमान का किरदार बहुत ही अहम है इसमें। और फिर देखें, ये जंग यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी। चाइना जो है वो भी फरीक है कश्मीर के मसले के ऊपर। अगर यहाँ पे एक हद से आगे गया और कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको तब्दीली की कोशिश हुई, या जो एक जोग्राफिकल चेंज की कोशिश हुई, तो चाइना को भी इस जंग में आना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी। राइटली सेड आपने सऊदी अरब का भी जिक्र किया। आज जो मुआविन वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के, वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जुमेरात को वो इंडिया भी गए थे, वहाँ पर उनसे भी बातचीत किया है। कोशिश की जा रही है तमाम बड़ी आलमी ताकतें जो हैं उनकी तरफ से कि इस मामले को किसी तरीके से रोका जा सके और इसको डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जाया जा सके। आपको लगता है कि मज़ीद ये कोशिशें बढ़नी चाहिए आलमी ताकतों की तरफ से, ताकि इस ख़ित्ते को, स्पेशली ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग तो नहीं होगी, नुकसान तो फिर पूरे ख़ित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को होगा, बचा पाएंगी इस बड़ी तबाही से ये बड़ी ताकतें? कोशिश तो कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें, जो प्रिंस फैसल बिन फरहान है सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा, वो इस वक्त दिल्ली में थे रात को। अब इस वक्त पता नहीं है या नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी रात को कहा कि इसको नीचे लाने के लिए उन्होंने सालसी की पेशकश की है, जो ज़ाहिर इंडिया को तो पसंद नहीं आती, क्योंकि इंडिया तो कहते थी कोई सालसी करे ही ना, ये तो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन आई थिंक वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, और इस और राइटली कंसर्न्ड, और देखते हैं कि इसको चलो सब टाइम कम है। आई विश इस पे ज्यादा बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपनी अपनी राय का इजहार किया। इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है उसमें आप जैसे लोगों की राय बड़ी मुकद्दम है। हमारा काम तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपडेट्स देना है या कनेक्ट करना है लोगों को कि उनके बड़े जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी क्या राय है। एक तरफ मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू, वैसे आपको पता है, पाकिस्तानी अवाम को पता है, आप अगर एक कंपैरिजन करेंगे ना इस वक्त, अगर आप कोई भी इंडियन चैनल लगा के देखें और उनके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे वो अस्करी लिहाज से हैं, सियासी लिहाज से हैं, या आम सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक है, उनकी अप्रोच और वो लोग जो यहाँ पे हैं ओपिनियन मेकर, उनकी अप्रोच में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे कोई फ़र्क की बात तो है ही नहीं। अब होगा भारत आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से बड़ा, न्यूक्स के लिहाज से या स्ट्रेटेजिक वेपन्स के लिहाज से पाकिस्तान सुपीरियर है। और अब लोग कहते थे अच्छा आप सुपीरियर हैं तो आपके पास जहाज़ ही कम है, आप फायर कैसे करेंगे? तो फिर जब 5-5 जहाज़ नॉर्मल वॉर के अंदर आप गिरवा के जाएंगे तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि स्केल ऑफ लॉस क्या हो सकता है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो प्रिवेल करनी चाहिए, सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी पाक अफवाज नहीं, हर एक शहरी जो है ना उसके दिल के अंदर जज्बा है कि वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और इस वक्त भी रजिस्ट्रेशन जारी है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। तो इस बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र पंजाब की अगर बात करें, यहाँ पर महकमा शहरी दिफा और रेस्क्यू 1122 ने फर्जी मशकें शुरू कर दी हैं। पंजाब भर के छोटे बड़े शहर जो हैं, जिनमें रावलपिंडी है, लाहौर है, मरी है, जेहलूम है, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल और दीगर शहर, यहाँ पर शहरी दिफा की फर्जी मशक़ें शुरू कर दी गई हैं। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ज़िले इंतज़ामिया को शहरी दिफा की मशक़ों की मॉनिटरिंग की हिदायत भी की है। हमने सोचा है कि इसके ऊपर भी ज़रा बात कर ली जाए कि ये और अगर जंगी हालत के अंदर वो आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में they'll do great इंशाल्लाह। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं रिजवान नसीर साहब, जो कि फाउंडर रेस्क्यू 1122 हैं।
ठीक है, अच्छा, उनसे बात रिजवान साहब, आपकी करेंगे, तरफ हम लेकिन इन एडवांस आपका बड़ी शुक्रिया खबर कि आ आप हमारे गई है। साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है, तो हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और वो PSL की हवाले से है, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। IPL के हवाले से, IPL के हवाले से खबर आ रही है, और वो ताज़ा तरीन खबर क्या है कि उसको मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल कर दिया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग को मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही है। PSL को हमने मूव कर दिया है UAE, लेकिन IPL जो कि इंडिया में जारी था, इंडियन प्रीमियर लीग, वो मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय मीडिया की तरफ से ये खबर चलाई जा रही है। कल कुछ इस तरह की फुटेजेस भी सामने आई थी जिसमें भरा हुआ था स्टेडियम, IPL का मैच हो रहा था, और वहां पर अचानक से ये कहा गया इंतजामिया की जानिब से कि इस स्टेडियम को खाली करवा दिया जाए। उसकी कुछ वीडियोस भी आई थी। अब ये खबर आ रही है कि IPL को मुअत्तल कर दिया गया है भारतीय मीडिया की जानिब। पाकिस्तान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर आप ड्रोन्स भेजेंगे, ये डिजायर करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग ना हो, तो आप कैसे IPL जारी रख सकते हैं? ये जैसे को तैसा है। आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के ऊपर आप किसी किस्म की सिचुएशन इंपोज करें और फिर आप अपने नॉर्मलाइज्ड वे के अंदर अपनी जिंदगी गुजारें। जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जिसे दुनिया की बड़ी क्रिकेट लीग्स के अंदर शामिल किया जाता है साइज के लिहाज से, नॉट द क्वालिटी पर्सपेक्टिव, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। फिल वक्त ये कितनी देर तक मुअत्तल है, इसका फर्दर क्या रिजल्ट होता है, ये अभी डिटर्मिन करना बाकी है, लेकिन इट्स अ बिग न्यूज़। एक इंडियन शायर हैं, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनका एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पर ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहत इंदौरी साहब, वापस आ जाते हैं अपने इस खबर की तरफ कि फर्जी मशकें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवान नसीर साहब, जो कि फाउंडर है रेस्क्यू 1122 के। उनकी तरफ चलते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मकसद मैं जानना चाहूँगी, ये फर्जी मशकें जो की जा रही हैं, इनका बुनियादी मकसद आप क्या समझते हैं, क्या है, और आवाम का जज्बा क्या है इन मशकों के अंदर, किस तरह से वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? जी, हमारी किसी भी इमरजेंसी से नबर्दाज़मा होने के लिए पूरा एक जामे निज़ाम मौजूद है, जिसमें जो सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे जिले के इमरजेंसी ऑफिसर जिस दिन भी परसों रात से जिस वक्त ये वाक़या शुरू हुआ, तो फौरन इमीडिएटली चंद मिनटों में ही उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और उसके बाद जो है वहाँ पे टीमों को उन्होंने मदद की। साथ ही साथ हमारी इस वक्त जिले इमरजेंसी ऑफिसर्स, हमारे रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील की सतह पे, और हर कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मौजूद हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज के अंदर हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस वक्त बनी हुई है, और ऐसे किसी भी सिनेरियो के अंदर जो है वो रिस्पांस कर रही है। और कहीं पे भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस पर एक सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसमें यहाँ पे एक सबसे ज्यादा जरूरी मेरी 2-4 चीजें होंगी जिनकी आपके साथ, जिनको हम जरूर जाएंगे कि पैनिक जो है वो सबसे ज्यादा कई जगहों के ऊपर, ये जिस तरह आपने मीडिया पे जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन मीडिया चला रहे हैं कुछ और, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे शहर, हमारी बाकी चीजें जिस तरह से भी फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारे दूसरे बाकी जो है लोगों से अपील करेंगे कि अपनी तैयारी जो है, जिस तरह से अपनी ट्रेनिंग बेसिक हासिल करें, खुदा न खास्ता अगर कोई भी इमरजेंसी हो उसमें जो आप रोल प्ले कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत आसान है, हमारा पाक लाइफ सेवर एक ऐप है, उसके ऊपर जाएं। इस वक्त टाइम है कि उसकी ट्रेनिंग हासिल करें, खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका बंदा। कौन सी ऐप है डॉक्टर साहब, दोबारा बताइए और स्पेल भी करके बताएं ताकि लोगों को पता चले कौन सी ऐप। हमने सारे स्कूलों में इसलिए ट्रेनिंग कराई है, और उसमें ऐप का नाम रिपीट कर सकते हैं? वो 19,310 लोगों को जो है वो इस वक्त हमने सारे स्कूलों में कल बड़ा एक्सटेंसिवली तमाम जिलों के अंदर बहुत एक्टिवली जो है वो सारे को ट्रेनिंग भी कराई गई। इसी तरह लोगों से भी हम अपील करेंगे कि ये ट्रेनिंग जो है हासिल करें, और पैनिक करने की बजाय ये सिचुएशन में जो है आप सिर्फ अपनी ये ट्रेनिंग हासिल करें। अच्छा, एक तो ये आप, मैं चाहूंगा कि ऐप आप जरा दोबारा रिपीट कर दें, बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए अगर स्पेल्स के साथ कैसे वो ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और खुद से फिर कैसे ट्रेन होंगे। क्या उसके अंदर कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कोई मैकेनिज्म है ऐसा, इसको भी जरा हमारे लिए एक्सप्लेन करें प्लीज। ये बहुत आसान हमने सिलसिला कर दिया। इसके अंदर आप पाक लाइफ सेवर के नाम से ये ऐप है, आप उस पर सिंपली जाकर तो ये बड़े आराम से आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर ट्रेनिंग वीडियोस मौजूद है, और उसके फ्री की रेस्क्यू स्टेशन में, क्योंकि हमारे पास रेस्क्यू स्टेशन हर तकरीबन टाउन के अंदर मौजूद है, वहाँ पे आप जाके ये ट्रेनिंग जो है मजीद हैंड्स ऑन भी आप कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी को जख्मी हो तो उस सूरत हाल में किस तरह से ट्रीट करना है, ब्लीडिंग कंट्रोल किस तरह से करनी है, और इसी तरीके से अगर किसी का कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उस सूरत हाल में किस तरह से करनी है। ये ना हो कि किसी की भी ब्लीडिंग की वजह से। अच्छा, तो ये इस वक्त टाइम है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी ये वाली हो या किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी हो, उस पर किस तरह से नबर्दाज़मा होना है। तो बेसिक अगर हर घर में ऐसी सूरत हाल में बहुत इफेक्टिव अंदाज से किसी भी इमरजेंसी से नबर्दाज़मा हो सकता है।
ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, वैसे यही इस वक्त तैयारी तो 1112 के ऊपर बड़ा हमें एतमाद भी है और हमें पता है कि उसका रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें रिस्पांस टाइम को मजीद बेहतर करने की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कुछ इकदाम किए गए हैं या कुछ किया जा रहा है कि मजीद बेहतर रिस्पांस टाइम हो? जी, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा पूरे जनूबी एशिया में एक मॉडल है जो कि हमारा रिस्पांस का मॉडल है। आज 1,70,00,000 इमरजेंसी पे हमने रिस्पांस किया है। 7 से 8 मिनट का रिस्पांस टाइम वहाँ पे बरकरार रखना और उसके बाद मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का आज 30 लाख से ज्यादा इमरजेंसी पे शहरों में रिस्पॉन्ड करना और 4 मिनट का रिस्पांस टाइम बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब स्केल बड़ा होता है तो उसमें हमने हर इलाके में भी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई हुई है जो कि ट्रेंड है, ताकि कोई भी खुदा न खास्ता ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसे बर्दाश्त होने के लिए हम तैयार हो। और यही चीज मैं सबसे अपील करूंगा कि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। अच्छा, पैनिक किए बगैर हमें बहुत आराम से अपनी ट्रेनिंग हासिल करें। अल्लाह ताला भी यकीन रखे तो साथ इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह। इस वक्त ये जो ड्रोन अटैक्स की सूरत हाल है डॉक्टर साहब, इसमें भी ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इसमें भी जाहिर बात है कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं, बल्कि कुछ शहादतें भी हुई हैं, तो कोई ऐसी सूरत हाल वहाँ पे भी हो सकती है। वैसे तो आपकी टीम्स मौजूद हैं हर जगह, लेकिन चूंकि ये प्लेटफॉर्म है तो मैं चाहता हूँ इस सूरत में अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है, कोई ऐसी खास हिदायत जो आप देना चाहें या बेसिक इनिशियल रेस्क्यू क्या होना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में, जरा बता पाएं। सबसे पहले तो जो है वो ये है कि ऐसी सूरत में जब भी आप पैनिक कर लें, जिस तरह हमें कोई भी कॉल करता है और पैनिक में कॉल करता है, तो बजाय कि हम लोग वो सही इन्फॉर्मेशन दे और सही फैसला साजी कर सके, वो नहीं कर सकता वो, बल्कि सब उसके आवाज बाख्ता हो जाते हैं। तो इसलिए पैनिक जो है वो सबसे पहले आपने जो है वो सिचुएशन वो नहीं करनी, ये सबसे बुनियादी चीज है। उसके बाद ये कि फौरन उसका जायजा लें कि क्या हुआ है और उसके मुताबिक अगर कोई ऐसा नुकसान या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है उसमें देखें कितने जख्मी हैं और कितने जो है वो ठीक है या कितने बहुत सीरियसली हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले आप उसकी दर्जाबंदी करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपने उनको कहना है कि जो भी चल के अगर आ सकते हैं साइड पे वो साइड पे आ जाए, ताकि वो जितने जख्मी हैं उनको साइड पे कर लें, जिनके बचने के चांस नहीं उनको आप साइड पे कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने नर्व्स को आपने बहुत ज्यादा काबू में रखना है ऐसी सिचुएशन में और पैनिक की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद। क्या किया जा सकता है, आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां पर आपको किसी को फौरी तौर पर कोई तिब्बी इमदाद देनी है, तो उसके लिए आप ये ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से फौरी तौर पे आपने पैनिक नहीं होना, रिलैक्स रहकर ये काम आयशा, मैं फ़ायदा उठाते हुए DG 1122 के रेफरेंस से 1122 को की तारीफ करना चाहूँगा। पाकिस्तान के चंद बेहतरीन इदारों में से है और इनका रिस्पांस टाइम नो डाउट आजमा के देखा है मैंने कई बार, बहुत कमाल है। इनकी टीम्स बड़ी कोऑपरेटिव हैं, आपने भी इनके साथ कोऑपरेट करना होता है जब हंगामी सूरत हाल, इनको जगह और टाइम दिया करें ताकि अपना काम कर सकें। हमें तो एक रश जमगट्ठा बना लेते हैं और ये लोग काम नहीं कर पाते। खैर जी, हमने हर एंगल को अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि हम टच करें और ये सिलसिला 24/7 जारी है। हमारी टीम्स भी बिल्कुल पाक फौज के जवानों की तरह इस महाज पर डटी हुई है। 24/7 हम थ्रू द सिचुएशन रूम आप तक सूरत हाल पहुँचा रहे हैं, मुमकिन बना रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन के इस मैदान के अंदर भी कुछ गलत आप तक ना पहुँचे, कुछ नुकसानदेह आप तक ना पहुँचे और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग होती रहे। इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारे बाद भी जारी रहेगा, लेकिन हमें फिल वक्त इस नशिस्त से मुझे आयशा को इजाज़त दीजिए। आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, महफूज रहिए।